इस लेक्चर 5 के अंदर हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, जीनोम क्या होता है। इस धरती पर जो भी जीव जंतु बने हुए हैं, चाहे वो एक कोश की जीव हो, चाहे वो बहुकोश की जीव हो, उनकी संरचना जो है वो कोशिकाओं से बनी हुई होती है। कोशिका अगर हम 3D स्ट्रक्चर में देखें तो कुछ इस तरीके से बच्चों दिखाई देती है, जिसके अंदर आपको तो डीएनए बच्चों ये डबल हेलिक्स होता है, यानी कि ऐसे कुंडली नुमा होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये कुंडली नुमा होता है। सदैव याद रखिएगा बच्चों, जो जोड़ा बनेगा वो हमेशा एडेनिन थाइमिन का बनेगा, ग्वानिन साइटोसिन का बनेगा। डीएनए में जो है वो कौन से नाइट्रोजनी क्षार समूह पाए जाते हैं, एटीजीसी पाया जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जीन क्या होता है तो जीन आप बताएंगे कि जीन जो है हमारे डीएनए के छोटे छोटे भागों को कहते हैं। आप किसी तरीके के बच्चे को पैदा कर सकते हैं जैसा आप बच्चा चाहें, ठीक है, जीन चिकित्सा की मदद से या जीन एडिटिंग की मदद से। एक लोगों का हृदय खराब होगा, हार्ट खराब हो गया तो बस सुअर चला या पकड़ के उसका सुअर का दिल निकाल कर इसके अंदर डाल दिया। ऐसे नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत पैसा और बहुत। हेलो दोस्तों, यूपीएससी 2026 के संभव बैच में आप सबका स्वागत है। आज ये लेक्चर 5 है और इस लेक्चर 5 के अंदर हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ बेसिक आइडियाज लेंगे। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हमारे एग्जामिनेशन के काम आ सकती हैं, हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, उन सब को हम इस लेक्चर के अंदर देखने जा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगर बात करूं कि एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर, तो यहां पे इस लेक्चर के अंदर बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आधारभूत मैं आपको कोशिका से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, जीनोम क्या होता है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, इसके अलावा जीन चिकित्सा क्या होती है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। इन सब जो टॉपिक हैं, इन सब को हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। मतलब बिल्कुल आपको ये जो लेक्चर होगा इसमें आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके और आपको जीन चिकित्सा जैसे जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं उनको भी मैं इस लेक्चर के अंदर कवर करूंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि अगर आप हमारा डिटेल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर यूपीएससी की तैयारी पूरे डिटेल तरीके से आप करना चाहते हैं, तो आप अगर 2026 यूपीएससी 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारा प्रहार बैच जो इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है और इंग्लिश में टाइटन नाम से अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस जो है मात्र 9,999 रुपए से शुरू है। इसके अलावा अगर आप 2027 के यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारा संकल्प बैच इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, ले सकते हैं। इसके अलावा अगर प्योर इंग्लिश में आपको लेना है तो पिनाकल नाम से यह बैच अवेलेबल है और इसकी फीस मात्र 13,499 रुपए से शुरू है। अगर आप 2028 के बैच 28 को टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम को, तो ऐसी कंडीशन में आप हमारा प्रारंभ बैच ले सकते हैं जो इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है और मात्र इसकी फीस 31,999 से शुरू है। तो ये हमारे बैच के बारे में कुछ आइडिया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों लेक्चर को। तो मैंने कहा था कि बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा और उसके बाद आपको सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इसके अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ये हमारे लेक्चर का पहला भाग होगा। दूसरे भाग में बचे हुए जो जैव प्रौद्योगिकी के टॉपिक होंगे उनको कवर किया जाएगा। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने कहा था कि बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसा आप लोगों ने बच्चों 9th 10th क्लास में आपने जब भी साइंस पढ़ा होगा, तब बायोलॉजी में जो एक परिभाषा आपने पढ़ी होगी कोशिका के बारे में, जिसमें कहा जाता है कि कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यानी हमारा इस धरती पर जो भी जीव जंतु बने हुए हैं, चाहे वो एक कोश की जीव हो, चाहे वो बहुकोश की जीव हो, उनकी संरचना जो है वो कोशिकाओं से बनी हुई होती है। कोशिका ही यानी छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाएं जब हमारे शरीर में मिलती हैं तो इससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। किसी भी जीव का जो निर्माण होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये सारी की सारी कोशिकाएं कहीं ना कहीं ये जीवित होती हैं और इनके अंदर जीवन के सारे लक्षण मौजूद होते हैं। तो हमारा शरीर बच्चों किससे बना
हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक इकाई बोलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की संरचना इन कोशिकाओं से बनी होती है। और साथ ही साथ ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं जीवित होती हैं, इसमें जीवन के सारे लक्षण मौजूद होते हैं, इसी वजह से इन्हें कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। यानी कोशिका को कार्यात्मक इकाई के नाम से या फंक्शनल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम देखें कि कोशिका जो है, प्रत्येक जीव जो है इन्हीं कोशिकाओं से बना है, तो कोशिका कैसी दिखती है? तो कोशिका अगर हम 3D स्ट्रक्चर में देखें तो कुछ इस तरीके से बच्चों दिखाई देती है, जिसके अंदर आपको एक बाउंड्री दिखाई पड़ेगी जिसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, यानी कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये आपको जो ब्लू कलर का पूरा ये जेली टाइप मटेरियल दिख रहा है, इसे हम लोग जो है वो साइटोप्लाज्म के नाम से बोलते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ऐसे कुछ सेल ऑर्गेनल कोशिकांग मौजूद होते हैं जिन्हें गोल्जी काय बोलते हैं, कुछ लाइसोसोम होते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इस तरीके के बहुत सारे कोशिकांग हमारी कोशिका के अंदर मौजूद होते हैं और इनका अलग अलग कार्य होता है। लेकिन यहां पर हम कोशिका को नहीं पढ़ने आए हैं, हम यहां पर पढ़ने आए हैं असल में बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। तो मैं यहां पर जैव प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई जो चीजें होंगी जो इस कोशिका के अंदर मौजूद हैं, जो आपके जैव प्रौद्योगिकी की समझ को बढ़ाएंगी, उस पर मैं कंसंट्रेट करूंगा। तो मैं यहां पर मैं बात कर रहा था कि कोशिका जीवित होती है, ठीक है, जीवन की इकाई होती है। और कोशिका के अंदर जो जीवन की कोशिका को अगर हम जीवन की इकाई बोलते हैं, तो कोशिका का जो ब्रेन कहलाता है, यानी कि कोशिका का जो मस्तिष्क कहलाता है, वो कहलाता है इसका न्यूक्लियस, इसका केंद्रक। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर बच्चों दिखाई पड़ रहा है, ये कोशिका का क्या है? केंद्रक कहलाता है, कोशिका का केंद्रक कहलाता है। और ये कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है, क्योंकि सारी कोशिका के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि पूरी कोशिका जो कहीं से नियंत्रित होती है, वो उसके केंद्रक से होती है। अब इस केंद्रक की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो इस केंद्रक के अंदर आखिर ऐसी क्या चीज पाई जाती है, मैं उसके बारे में बताता हूं। मान लीजिए बच्चों, ये हमारी कोशिका है, ठीक है, कोशिका है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारी कोशिका है बच्चों, और इस कोशिका के अंदर ये हमारा केंद्रक है। ये कोशिका के अंदर केंद्रक मौजूद है। केंद्रक के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके की बच्चों संरचनाएं देखी जाती हैं, इस तरीके की संरचनाएं देखी जाती हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, या इसे क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। क्रोमोसोम या इसे गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। ये जो गुणसूत्र होता है बच्चों, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और उस प्रोटीन का नाम हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो एक विशेष प्रोटीन जो इस गुणसूत्र को बनाने का काम करती है, उसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और साथ ही साथ जो दूसरा मटेरियल इस गुणसूत्र को बनाता है, वो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका का केंद्रक इसका मस्तिष्क कहलाता है, यानी कि इसका जो केंद्रक होता है वही पूरी कोशिका के अंदर जितनी भी जो भी कार्य होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। और इस केंद्रक के अंदर मौजूद होते हैं कुछ ऐसी संरचनाएं जिन्हें गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, और ये दो चीजों से मिलकर बनी होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन या डीएनए से। हर एक जीव के अंदर गुणसूत्रों का नंबर बच्चों अलग अलग होता है। अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो ये गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहते हैं मनुष्य की कोशिका के अंदर, और इनका नंबर होता है 23 जोड़े या 46। ठीक है, कितने होते हैं नंबर में? ये 46 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। आप कह सकते हैं कि 23 जोड़े होते हैं या 46 होते हैं। ठीक है, 46 होते हैं। तो मनुष्य के अंदर, हर एक जीव जंतु के अंदर गुणसूत्रों का नंबर अलग अलग होता है। अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य के अंदर 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र बने किससे होते हैं? मैंने बताया, गुणसूत्र बने होते हैं स्टोन प्रोटीन और डीएनए से। डीएनए क्या होता है बच्चों कि ये हमारे शरीर का एक जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिकी पदार्थ होता है। अब ये जो डीएनए होता है ये कैसा दिखता है, इसको जरा हम देखें तो डीएनए बच्चों ये डबल हेलिक्स होता है, यानी कि ऐसे कुंडली नुमा होता है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं तो ये कुंडली नुमा होता है, ये इस तरीके से दिखाई देता है। तो डीएनए कैसा होता है बच्चों? कुंडली नुमा होता है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस कुंडली को ऐसे खोल दे रहा हूं, ऐसे ओपन कर दे रहा हूं। तो अगर इस कुंडली को मैं ऐसे
ओपन कर देता हूं तो ये इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। तो इसका जो ये बच्चों किनारे वाला भाग होता है ये इसका बैकबोन कहलाता है, इसका आधार कहलाता है। ये जो किनारे वाला जो रेड कलर का आप भाग देख रहे हैं तो ये इसका आधार कहलाता है। और ये बना होता है दो चीजों से बच्चों, एक होता है पेंटोज, एक होता है पेंटोज शुगर, क्या बोलते हैं इसे, पेंटोज शुगर कहते हैं। एक तरीके की कार्बोहाइड्रेट होती है जिसे पेंटोज शुगर के नाम से जाना जाता है। और दूसरी चीज जो इसको बनाती है, इसके बेस, इसके जो है बैकबोन को बनाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो किनारे वाला भाग है, ये वाला भाग जो है किससे बना होता है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से। ये वाला भाग भी किससे बना होता है, वही पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से बना होता है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है। अब ये जो बीच वाले भाग होते हैं, ये जो सीढ़ी नुमा भाग होते हैं बच्चों, ये नाइट्रोजनी क्षार से बने होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार समूहों से बने होते हैं। किससे, नाइट्रोजन के बने हुए क्षारों से बने होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार इसे कहा जाता है या नाइट्रोजन बेस कहा जाता है। ये चार प्रकार के होते हैं। एक होता है एडेनिन, ठीक है, एडेनिन जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। फिर दूसरा होता है ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन होता है जिसे हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है साइटोसिन, साइटोसिन, और ये जो साइटोसिन होता है इसे सी से डिनोट करते हैं। और चौथा होता है आपका थाइमीन, ठीक है, क्या होता है बच्चों, थाइमीन होता है। ये थाइमीन जो होता है इसको टी से डिनोट करते हैं। तो चार तरीके के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन होते हैं। हमेशा याद रखिएगा ये नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं हमेशा ग्रुप में होते हैं, हमेशा समूहों में होते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि एडेनिन जो होता है वो थाइमीन से जुड़ता है, यानी जोड़ा बनाता है। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जोड़ा बनाता है। तो सदैव याद रखिएगा बच्चों, जो जोड़ा बनेगा वो हमेशा एडेनिन थाइमीन का बनेगा, ग्वानिन साइटोसिन का बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ऐसे जोड़ा बनेगा, और ये जो जोड़ा बनेगा बच्चों ये हमेशा जो है एडेनिन थाइमीन का या एडेनिन थाइमीन का या ग्वानिन साइटोसिन का बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, इसका जो किनारे वाला भाग डीएनए का होता है वो बनता है पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से। बीच वाला भाग हमेशा नाइट्रोजनी क्षार समूहों से बनता है, हमेशा या तो एटी से बनेगा या तो जीसी से बनेगा। देखिए यहां पर एटीजीसी, 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 ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। बिल्कुल बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब ये जो इसी तरीके से ये जो एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन का जो ये सीक्वेंस है, एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन का जो ये सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है, ये पूरे डीएनए पर ऐसे सीक्वेंस रहता है, लेकिन सबका समान नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों में जो होता है कि ये जो एटीजीसी का जो सीक्वेंस होता है बच्चों, यही जो एटीजीसी का जो सीक्वेंस होता है, यानी नाइट्रोजनी क्षार समूहों का जो ये सीक्वेंस होता है बच्चों, इसे ही हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग जेनेटिक कोड कहते हैं। तो एटीजीसी, जीसी, एटी, 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 जीसी, जीसी, जैसे लग रहा है ना कोई कंप्यूटर कोड हो, या कोई जो है वो कोई आर्मी पर्सनल जो है अपने कोड को बता रहा है कि अल्फा अल्फा 000 अल्फा अल्फा। तो ये एक तरीके से हमारा जैविक कोड होता है, ये जो एटीजीसी का सीक्वेंस होता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं। तो एटीजीसी, तो डीएनए पर पाया जाने वाला ये जो नाइट्रोजनी क्षार समूहों का जो सीक्वेंस होता है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग जेनेटिक कोड कहते हैं, ठीक है। ये जो जेनेटिक कोड की बात की जाए, ये जो सीक्वेंस होता है इसे जेनेटिक कोड कहते हैं। और जेनेटिक कोड की अगर बात की जाए तो हम मनुष्यों में ये जो जेनेटिक कोड होता है वो ज्यादातर समान होता है। माना यह जाता है कि लगभग 99.99% जो जेनेटिक कोड है एटीजीसी का जो सीक्वेंस हम लोगों में है वो सेम होता है, ठीक है, समान होता है। इस समान होने की वजह से ही हम लोगों में जो बेसिक फीचर्स होते हैं, मेरे नाक यहां पर है आपकी भी वहीं पर है, मेरी आंख जहां पर है वहीं आपकी भी है, मेरे कान जहां है वहीं आपके भी हैं, ठीक है, मेरे बाल जहां हैं वहीं आपके भी हैं। तो बेसिक जो हमारा फीचर है वो सेम क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों के अंदर एटीजीसी का जो ये सीक्वेंस है, जेनेटिक कोड का जो ये सीक्वेंस है, वो लगभग 99.99% समान होता है। लेकिन 0.01% हम लोगों में ये जेनेटिक कोड जो है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। इसी वजह से हम सब एक दूसरे की पहचान सुनिश्चित कर पाते हैं। मतलब जैसे 0.01% हम लोगों का जो जेनेटिक कोड होगा, जैसे मेरा जेनेटिक कोड हो सकता है 0.01% एटीजीसी 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 हो, तो आपका हो सकता है जीसी 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 एटी हो, किसी का जो है जीसी जीसी एटी 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 हो। तो इस तरीके से 0.01 का जो हम लोगों में एटीजीसी का जो सीक्वेंस होता है, जेनेटिक कोड का जो सीक्वेंस होता है, उसकी वजह से हम थोड़े से अलग होते हैं। मेरी नाक यहां पर है, आपकी भी वहीं
हैं, लेकिन मेरी हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, आपकी थोड़ी सी छोटी हो। किसी के बाल यहां पर है, ठीक है, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, लेकिन किसी के बाल थोड़े से घुंघराले हैं, किसी के बाल ज्यादा लंबे हैं, वो क्या स्ट्रेट हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा 0.01% जो जेनेटिक कोड में डिफरेंस होता है, इसकी वजह से हम लोग एक दूसरे, हम लोगों में बेसिक 99.99% हम लोगों में जेनेटिक कोड सेम होने की वजह से बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा सेम है, लेकिन 0.01% का जो डिफरेंस है उसकी वजह से हम सब थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, जिससे हम एक दूसरे की पहचान सुनिश्चित कर पाते हैं। अगर 100% जेनेटिक कोड सेम होता तो क्या होता कि पता लगा डॉक्टर सलीम यहां पे क्लास ले रहे हैं और डॉक्टर सलीम ही वहां पर पढ़ रहे हैं और डॉक्टर सलीम ही वहां बाजार में जो है उपद्रव मचा रहे हैं, तो यही होता, तब तो दुनिया अस्त व्यस्त हो जाती। इसलिए भगवान ने थोड़ा सा 0.01% का जो जेनेटिक कोड है वो हम सब में डिफरेंट कर दिया है। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर वो जो, देखिए मैं आपके दिमाग के सवाल को भी समझ लेता हूं। अब आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि सर वो जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका कैसा होता होगा, क्या उनका सेम होता है कि अलग होता है? बेटा जो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, यानी बिल्कुल जो सेम दिखाई पड़ते हैं जुड़वा बच्चे, उनका जो जेनेटिक कोड होता है वो 100% सेम होता है, 100% सेम होता है, वो एक दूसरे के क्लोन होते हैं। ठीक है, वो 100% सेम होता है। बाकी दुनिया में जितने भी लोग एक दूसरे हैं, चाहे वो आपके सगे भाई बहन ही हो, उनका जेनेटिक कोड सेम नहीं होगा, स्लाइटली डिफरेंट होगा, लेकिन वो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनका जेनेटिक कोड 100% सेम होगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर ये डीएनए को हम लोग समझने के बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसा ही जेनेटिक मटेरियल और भी होता है बच्चों, जिसे हम लोग आरएनए कहते हैं। आरएनए कहते हैं, आरएनए बच्चों सिंगल हेलिक्स होता है। सिंगल हेलिक्स का मतलब धागे जैसा होता है, वो कुंडली जैसा होता है, ठीक है, और ये जैसा धागे जैसा होता है। ठीक है, और ये जो धागे जैसा होता है, ये जो रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस इसमें भी पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षार इसमें भी पाए जाते हैं। साइटोसिन इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर ग्वानिन पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है, लेकिन इसमें थाइमीन नहीं पाया जाता है। तो ये थाइमीन की जगह पर ये किसको कौन सा नाइट्रोजनी बेस आपके आरएनए में पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। तो थाइमीन की जगह पर यह क्या पाया जाता है? कौन सा नाइट्रोजनी बेस बच्चों पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि डीएनए में और आरएनए में डिफरेंस क्या है। डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स ऐसे होता है, और आरएनए हमेशा कैसा होता है बच्चों? सिंगल हेलिक्स होता है, यानी कि ऐसे धागे नुमा होता है। ठीक है, डीएनए में जो है वो कौन से नाइट्रोजनी क्षार समूह पाए जाते हैं? एटीजीसी पाया जाता है, और इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार समूह पाए जाते हैं वो एयूजीसी पाया जाता है। थाइमीन यहां पर नहीं मौजूद होता है। ठीक है, और ये जो हमारे आरएनए होते हैं बच्चों ना, ये आरएनए जो है वो अलग अलग जगहों पर, सिर्फ ये हमारे केंद्रक में ही नहीं पाए जाते हैं, यानी कि हमारे जो कोशिका है उसके केंद्रक में ही नहीं पाए जाते हैं। ये जो आरएनए होते हैं बच्चों कई कई तरीके के होते हैं, जैसे कि एमआरएनए होता है, तो ये एमआरएनए बच्चों जो है वो हमारे केंद्रक में भी पाया जाता है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है हमारी सेल का उसमें भी पाया जाता है, और ये बाहर भी पाया जाता है। इसी जगह पर एक होता है टीआरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए से कहते हैं। तो ये टीआरएनए जो है हमारे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है वहां पर मौजूद होता है। इसी तरह से आरआरएनए होता है, जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये जो है वो राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। पूछेंगे राइबोसोम क्या होता है बच्चों? तो याद रखिएगा ये जो आपके केंद्रक है ना, उस केंद्रक के चारों तरफ इस तरीके की जो संरचना ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, इसे अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये जो आपको काले 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 जैसे जो है ये कण दिखाई पड़ रहे हैं, यही राइबोसोम कहलाते हैं। तो ये राइबोसोम के अंदर भी आरएनए पाया जाता है, यानी राइबोसोम इसी आरएनए से मिलकर बना होता है, जिसे आरआरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए के नाम से जाना जाता है। तो आरएनए डिफरेंट टाइप के होते हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। सब केंद्रक में नहीं पाए जाते, कुछ साइटोप्लाज्म में, कुछ राइबोसोम में, कुछ केंद्रक में, सब अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आरएनए होता है। अब ये डीएनए और आरएनए मिलकर करते क्या है बच्चों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आप अभी हाल फिलहाल में जैसे इधर आपने पढ़ा, अभी थोड़ी देर मैंने पहले पढ़ाया कि हम लोगों के अंदर जो ये क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, ये हमारा क्रोमोसोम होता है। और ये
क्रोमोसोम मैंने क्या बताया था, किससे बना होता है, डीएनए से। डीएनए के ऐसे धागे से बना होता है ये क्रोमोसोम। और ये जो डीएनए होता है इसमें क्या होता है, एटीजीसी का सीक्वेंस होता है, एटीजीसी एटीजीसी का सीक्वेंस होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों की ये जो एटीजीसी का जो सीक्वेंस होता है, ये जो डीएनए डीएनए पर मौजूद होता है, तो इस अगर मैं कहूं कि ये जो सीक्वेंसेस होते हैं इनको अगर हम थोड़ी थोड़ी दूर पर, ये जो सीक्वेंसेस होते हैं एटीजीसी के थोड़ी थोड़ी दूर पर ये बदल जाते हैं। यानी कि जैसे यहां पर सीक्वेंस है एटीजीसी एटीजीसी जीसी 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 एटी, तो वहां पर जीसी 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 एटी हो जाएगा। इधर की तरफ जो है एटी 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 हो जाएगा। तो क्या होता है बच्चों की ये जो हमारा गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र किससे बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है। और डीएनए पर ये जो नाइट्रोजनी क्षार समूहों का क्रम है ये थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाता है। और हर बदले हुए क्रम को हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बच्चों जीन कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चों, जीन कहा जाता है। तो बच्चों जीन क्या होता है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जीन क्या होता है, तो जीन आप बताएंगे कि जीन जो है हमारे डीएनए के छोटे छोटे भागों को कहते हैं, या डीएनए पर मौजूद जो एटीजीसी यानी नाइट्रोजनी क्षार समूहों का जो क्रम होता है जो थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाता है, ठीक है, उन छोटे छोटे वो उन समूहों को या उन क्रमों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। तो मतलब अगर ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम पर ऐसे पूरा डीएनए मौजूद है, तो ये हो सकता है कि ये एक जीन हो गया, ये दूसरा जीन हो गया, ये तीसरा जीन हो गया, ये चौथा जीन हो गया, ये पांचवा जीन हो गया, और ऐसे ही छह जीन, ऐसे ही जीन जीन मतलब सीधी सी बात है, गुणसूत्र या डीएनए के छोटे छोटे क्रमों को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, जीन के नाम से जानते हैं। और ये क्रम किस आधार पर जो है अलग होते हैं, एटीजीसी के सीक्वेंस के आधार पर। यानी कि कुछ जगह पर एटी 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 जीसी पाया जा रहा है सीक्वेंस, तो कहीं पर बदल गया जीसी जीसी एटी पाया गया, कहीं पर एटीजीसी एटीजीसी पाया गया। तो ये जो बदलते हुए क्रम होते हैं नाइट्रोजनी क्षार समूहों के, इन्हीं के आधार पर जो है ये जो है जीन मौजूद होते हैं। ठीक है, मतलब इन्हें ही एग्जैक्टली हम लोग जीन कहते हैं। तो गुणसूत्र या डीएनए के छोटे छोटे भाग या छोटे छोटे सेगमेंट को जो अलग अलग नाइट्रोजनी क्षार समूहों से बने होते हैं उन्हें हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। अगर मैं एक कोशिका की बात करूं, एक सिंगल सेल की बात करूं इंसान के शरीर की, तो एक सिंगल सेल के अंदर जो हमारे 23 पेयर क्रोमोसोम मौजूद हैं, इनमें अगर मैं जीन की बात करूं तो लगभग 20,000 से लेकर 30,000 जीन के करीब मौजूद होते हैं। कितने जीन मौजूद होते हैं एक कोशिका के अंदर, एक कोशिका में या हमारे गुणसूत्रों में जो है वो टोटल कितने जीन मौजूद होते हैं, 20,000 जीन। पहले 20,000 से 30,000 माना जाता है था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से लगभग 20,000 जीन के करीब होते हैं। तो मतलब हमारे शरीर के अंदर जो जीन पाए जाते हैं नंबर में कितने होते हैं बच्चों, तो याद रखिए लगभग लगभग हमारी कोशिका के अंदर मौजूद जो जीन होते हैं उनकी संख्या 20,000 के करीब होती है। 1 2 3 ऐसे करके अगर आप गिनते जाएंगे, और 23 जोड़े जो भी हमारे पास क्रोमोसोम मौजूद है उनके अंदर टोटल जो जीन होते हैं वो 20,000 जीन होते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले सभी जीनों को अगर हम सामूहिक रूप से अगर बोलना चाहें तो उसे हम जीनोम कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जीनोम कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक सिंगल यूनिट जो हमारे डीएनए पर पाई जाती है उसे जीन कहा जाता है, और हमारे शरीर के सभी जीन को मिला लिया जाए तो उसे सामूहिक रूप से, उसे कलेक्टिव तरीके से हम लोग किस नाम से जानते हैं, जीनोम के नाम से जानते हैं। तो जीन क्या होता है बच्चों, जीनोम क्या होता है, ये बात आप लोगों को कंफर्म हो गई होगी। अब बच्चों ये करता क्या है, क्या होता क्या है, ये जीन वगैरह तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन सर ये करता क्या है, कैसे काम होता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मान लीजिए बच्चों ये हमारी कोशिका है, ठीक है, हमारी जो ये कोशिका है, इस कोशिका की अगर बात की जाए तो कोशिका में केंद्रक है। केंद्रक में जो है वो गुणसूत्र मौजूद है, और गुणसूत्र किससे बने हुए हैं, मैंने जैसा आपको बताया था कि ये जो गुणसूत्र बने हुए हैं डीएनए से बने हुए हैं, और डीएनए के छोटे छोटे भाग को जीन कहते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी कोशिका में पाया जाने वाला जीन है, एक पर्टिकुलर जीन है। तो ये जो जीन होता है बच्चों करता क्या है, ये जीन करता क्या है, जो इतना मशहूर हो रहा है, ये इतनी बातें हो रही हैं, तो जीन करता क्या है। तो जीन बच्चों क्या करता ये है कि ये हमारे जो आरएनए होते हैं, जो आरएनए मैंने आप लोगों को बताया था, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, उनको ये आदेश देता है, यानी इंस्ट्रक्ट करता है, उनको जो है उनको गाइड करता है, ठीक है। और ये सारे के सारे आरएनए मिलकर क्या करते हैं बच्चों, ये जीन क्या करता है बच्चों, हमारे आरएनए जो मौजूद हैं, जो हमारे राइबो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जो कि एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, उनको इंस्ट्रक्शन देने का काम जीन करता है। जीन उसके आदेशों को मानकर, जीन के आदेशों को मानकर आरएनए का काम क्या होता है, आरएनए का काम क्या होता है कि ये हमारे शरीर में विशेष
विशेष प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो प्रोटीन होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर आनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं बच्चों, आनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब ये आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं बच्चों, जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा बाल है, ठीक है, ये बाल है, तो बाल जो है वो काला होगा या भूरा होगा, ठीक है, ये जीन डिसाइड करता है, ठीक है। ये घुंघराला होगा, स्ट्रेट होगा, ये कौन डिसाइड करता है, जीन डिसाइड। मतलब ये जो बाल का आकार प्रकार है, ये क्या है, ये हमारे शरीर का आनुवांशिक लक्षण है। और अगर ध्यान से देखो तो ये बाल है क्या, प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। तो प्रोटीन जिस टाइप का प्रोटीन हमारे शरीर में बनेगा, उसी टाइप का आनुवांशिक लक्षण हमारे शरीर में व्यक्त होगा, ठीक है। तो आनुवांशिक लक्षण आपको समझ में आ गया। और फिर से बात, ये आनुवांशिक लक्षण किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। और प्रोटीन को गाइड कौन करता है बच्चों, आरएनए करता है। मतलब प्रोटीन को बनाता कौन है, आरएनए बनाता है। और आरएनए को कैसा प्रोटीन बनाना है, ये कौन डिसाइड करता है, जीन डिसाइड करता है। तो आप हमारे शरीर के अंदर देख लीजिए, आपके बाल जो है वो भी एक तरीके के आनुवांशिक लक्षण है, आपकी स्किन जो है वो भी आनुवांशिक लक्षण है, आपकी स्किन की का रंग जो है वो भी एक आनुवांशिक लक्षण है, आपकी जो मसल्स हैं वो आनुवांशिक लक्षण है, हमारी बॉडी में पाए जाने वाले हार्मोन्स जो होते हैं निकलते हैं वो भी एक तरीके के लक्षण है, हमारे जो एंजाइम्स हैं वो भी एक लक्षण है। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी चीजें हमारे फिजिकल तरीके से हमारे शरीर के अंदर दिखाई पड़ रही हैं बच्चों, जो भौतिक रूप से हमारे शरीर के अंदर जो भी लक्षण, जो भी जो है वो गुण दिखाई पड़ रहे हैं, वो सब आनुवांशिक गुण या आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और अगर ध्यान दीजिए तो ये सारे के सारे आनुवांशिक गुण या आनुवांशिक लक्षण किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। स्किन किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है। हार्मोन किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। एंजाइम किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। बाल किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। तो हमारे शरीर के अंदर लगभग सारी जो आनुवांशिक गुण आपको दिखाई पड़ते हैं ये प्रोटीन से बने हुए हैं। और ये प्रोटीन कौन बनाता है, आरएनए बनाता है। आरएनए को कैसा प्रोटीन बनाना है, ठीक है, हमारी स्किन का कलर काला होना है या गोरा होना है, हमारे बाल घुंघराले होने हैं या स्ट्रेट होने हैं, ये कौन आदेश देता है, जीन आदेश देता है। और ये जीन के अंदर ये गुण कैसे आया कि ये आदेश दे रहा है, तो जीन जो है मौजूद होते हैं बच्चों हमारे हमारे ये गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं। और गुणसूत्र मैंने आपको बताया था हमेशा जोड़े में होते हैं। और ये जोड़े आए कहां से हैं, आए कहां से हैं जानकर मजा आ जाएगा बच्चों। और पूरा का पूरी जेनेटिक्स आपको यहां पे शॉर्ट में क्लियर हो जाएगी। ये एक जो हमारे अंदर जोड़े में ये गुणसूत्र आए हुए हैं, इसमें से एक गुणसूत्र आया है आपके पिताजी की तरफ से और एक गुणसूत्र आया है आपकी माताजी की तरफ से। तो याद रखिएगा कैसे आया, तो याद रखिएगा बच्चों कि हमारे जो पिताजी थे उनका जो शुक्राणु था, ठीक है, वो शुक्राणु था, उसमें 23 गुणसूत्र थे। और जो महिला जो मदर थी उनके जो अंडाणु थे उनमें 23 गुणसूत्र था। ये 23 गुणसूत्र आए हमारे पिताजी की तरफ से, 23 गुणसूत्र आए अंडाणु से हमारी माताजी की तरफ से। और ये 23 जब आपस में मिले, यानी दोनों ने जब आपस में फर्टिलाइजेशन किया, जब निषेचन किया, तो 23 इनके 23 इनकर मिलकर 46 का एक कॉम्बो बन गया, एक जोड़ा बन गया। और यही 46 गुणसूत्र वाली पहली कोशिका बनी फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद। और फिर इसी ने डिवाइड कर करके हमें इतना बड़ा कर दिया। हमारे शरीर के अंदर यही कोशिका जो पहली कोशिका बनी थी, वही कोशिका डिवाइड कर करके और हमारे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं बनाकर आज हमें इतना बड़ा कर दिया है। तो मेरे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं मौजूद हैं बच्चों, ये कोशिकाएं जितनी भी मौजूद हैं उनके अंदर यही जोड़ा गुणसूत्र का पाया जाएगा, जो एक आया था हमारे पिताजी की तरफ से और एक आया था हमारे माताजी की तरफ से। तो आप समझ में आए, तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर जो गुणधर्म मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पिताजी या हमारी माताजी या हमारा पिताजी के खानदान से या हमारे माताजी के खानदान से ही रिलेटेड होंगे। तो अगर मेरे फादर घुंघराले बाल वाले हैं या हमारी मदर घुंघराली बाल वाली हैं तो उन्होंने ही तो हमें ये गुणसूत्र दिया है। तो इसका मतलब वो जो जीन मौजूद होगा घुंघराले बालों वाला या स्ट्रेट बालों वाला, वो कहां पर मौजूद होगा, वो जीन मौजूद होगा इस गुणसूत्र पर। और ये गुणसूत्र कहां से आया, पिताजी या माताजी की तरफ से आया। तो जो पिताजी के अंदर गुण होगा या माता जी के अंदर गुण होगा, वही उन्होंने हमें ट्रांसफर किया होगा अपने गुणसूत्रों के द्वारा। और इन गुणसूत्रों पर वही जीन मौजूद होगा जो हमारे पिताजी के पास होगा या हमारे माता जी के पास होगा। और ये जो जीन होगा वैसा ही आरएनए को इंस्ट्रक्ट करेगा, आरएनए को डायरेक्शन देगा और फिर आरएनए वैसा ही प्रोटीन बनाएगा और वैसे ही आनुवांशिक लक्षण हमारे शरीर में व्यक्त होंगे। तो हमारे पिताजी के अगर घुंघराले बाल हैं तो डेफिनेटली उन्होंने घुंघराले बालों वाला जीन हमें अपने गुणसूत्र के द्वारा दिया होगा।
होगा और वही जीन जो है हमारे शरीर के अंदर मौजूद है और वही जीन हमारे आरएनए को आदेश देता है कि घुंघराले बाल बनाओ, तो वैसा ही प्रोटीन हमारे बालों का बनता है जिससे हमारे बाल घुंघराले हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर अनुवांशिक लक्षण घुंघराले बाल नजर आते हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों अब आपको इस बिल्कुल सिंपल और सटीक जो है वो फ्लो में मैंने पूरा का पूरा सिस्टम बता दिया कि कैसे ये सारा का सारा बच्चों काम होता है। इसका मतलब यह है कि बच्चों ऐसे अच्छे जीन भी हमें मिलते हैं अपने पूर्वजों से, ठीक है, जिससे कि बहुत हम हमारे शरीर के अंदर सारे वो गुणधर्म डेवलप होते हैं, लेकिन कुछ बीमारियों वाले जीन भी तो हमारे हमारे पूर्वजों में रहे होंगे जो हमें मिले होंगे जिसकी वजह से हमें बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं जो कि खराब होते हैं, जो कि थोड़ा सा कह सकते हैं बीमारू जीन होते हैं जो हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं और उसी की वजह से उनके खराब जीनों की वजह, जब वो खराब जीन हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं तो हमारे शरीर के अंदर आनुवंशिक बीमारियों के कारण बनते हैं हमारी आनुवंशिक। तो जैसे हमने अपने माता पिता से अच्छे अच्छे जीन पाए हैं, अच्छे जीन पाए हैं, वैसे ही कुछ ऐसे जीन भी हो सकता है हमारे शरीर के अंदर आए हों अपने माता पिता से जो कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण बन सकते हैं जिन्हें आनुवंशिक बीमारियां कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये होप कि आनुवंशिक बीमारियां कैसे आती हैं, हमारे पूर्वजों से आती हैं और हमारे शरीर के अंदर वो व्यक्त होती हैं और हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों में भेजने का काम करते हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं जहां तक मैं बात कर रहा था, इतनी बात समझ में आने के बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जैसे कि ये जो जीन है, ये जो जीन होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक इंसान के अंदर लगभग 20,000 जीन पाए जाते हैं, तो हर एक जीन अलग अलग गुणधर्म के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, कुछ हमारे बालों के लिए जिम्मेदार होता है, कुछ बालों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है, कुछ बालों के जो है आकार प्रकार के लिए जिम्मेदार होता है, कुछ हमारी त्वचा के लिए, कुछ हमारे हार्मोन के लिए, कुछ हमारे एंजाइम के लिए, ऐसे बहुत सारे जीन हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं। तो कौन सा जीन किस गुण धर्म के लिए, किस जो है आनुवंशिक गुणों के लिए जिम्मेदार है, तो इसको हमारे वैज्ञानिकों ने समझने की कोशिश करी और एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या नाम था बच्चों? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है बच्चों, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो लगभग 1990 के करीब शुरू की गई, जिसे एचजीपी कहा गया, जिसमें यह कोशिश की गई कि हम लोग जो हैं वो मानव के अंदर पाए जाने वाले जीन और वो किस प्रकार के हमारे शरीर में गुणधर्म के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको समझा जाए कि कौन से गुणसूत्र पर कौन सा जीन पाया जाता है, यानी नंबर 1 गुणसूत्र पर कौन सा जीन पाया जाता है, नंबर 10 गुणसूत्र पर कौन सा जीन पाया जाता है, कौन नंबर जो है वो 46वें गुणसूत्र पर कौन सा जीन पाया जाता है। तो उसको समझने के लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यानी पूरी दुनिया में ये कई देशों का और कई ऑर्गेनाइजेशन का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट था जिसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसको नाम दिया गया, जिसमें कोशिश की गई कि हम मानव जीन को समझने की कोशिश करें, मानव जीन क्या होते हैं, कौन कौन से जीन कहां पाए जाते हैं, किन बीमारियों के लिए जो है कौन से जीन जिम्मेदार होते हैं, इन सबको समझने की कोशिश शुरू हुई 1990 के करीब। नाम क्या था प्रोजेक्ट का? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और यह प्रोजेक्ट जो है 1990 से स्टार्ट हुआ और 2003 तक यह प्रोजेक्ट काम किया। 2003 में बच्चों हुआ क्या कि हमने लगभग 92% अपने जीनों को, यानी मानव जीन को समझ लिया। तो मानव जीन के लगभग 92% को हमने समझ लिया, कौन से जीन कहां पाए जाते हैं, किस गुणसूत्र पे पाए जाते हैं, किस तरीके के कैरेक्टर्स को, यानी कि किस तरीके के लक्षणों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इस सब को हमने लगभग 92% जीनोम के बारे में, मानव जीनोम के बारे में हमने समझ लिया 2003 तक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मदद से। लेकिन जो बचे हुए जीन थे, यानी 8% जीन थे, उनको समझना बड़ा कॉम्प्लेक्स था, बड़ा जटिल था, उसके लिए बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। तो फिर हमने ये 8% जीन जो है वो अभी छोड़ दिए थे क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो बचे हुए कॉम्प्लेक्स या जटिल जीनों को हम समझ पाए। इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी लगभग 2000 जो है वो 20 के करीब जो है हमने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसका नाम रखा टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम। क्या नाम रखा गया इस प्रोजेक्ट का? टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम का एम क्या था कि जो बचे हुए 8% जीन है
मानव जीनोम है, जिनको हम नहीं समझ पाए, उनको समझने की कोशिश की जाए। और फाइनली जो है 2022 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और 2022 में हमने बचे हुए जो जीनोम इन भारतीय मतलब विश्व मानव जीनोम थे, उनको भी समझ लिया कि वो जीनोम किस चीज के लिए जिम्मेदार है, कौन सी बीमारियों के लिए या कौन से अच्छे गुणों के लिए जिम्मेदार है, उसको हमने समझ लिया। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से 2003 तक हमने 92% मानव जीनोम को समझा और 2022 में कंप्लीट हुए टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम नाम के प्रोजेक्ट की मदद से हमने बचे हुए 8% जीनों को समझ लिया कि कौन से जीन किस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। तो कुल मिलाकर ये फाइनली मानव इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई कि हमने मानव जीनोम के 100% जीनोम को सीक्वेंस कर लिया, उसको समझ लिया कि कौन से हमारे शरीर में कैसे जीन पाए जाते हैं, कितने जीन पाए जाते हैं, कौन से जीन किन किन कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये 2022 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए और मानव जीनोम को पूरी तरह से समझने में इंसान जो है वो सक्षम हो पाया। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम, ये दोनों प्रोजेक्ट मिलाकर मानव जीनोम की लगभग 100% जीनोम को हमने समझ लिया। अब ये जो जीनोम को समझने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अब जो है हम जो मनुष्य में होने वाली जो खास करके आनुवांशिक बीमारी है, उसका हम बेहतर निदान यानी उसको बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे, उसका हम जल्दी पता लगा पाएंगे। ठीक है, हर एक इंसान को कैसी दवा चाहिए उसके जेनेटिक्स के हिसाब से, उसके जीन के हिसाब से ये निर्धारित कर पाएंगे। इसके अलावा जो है वो जीन चिकित्सा भी मैं आगे बताऊंगा, जीन चिकित्सा पॉसिबल हो पाएगी। इसके अलावा इसका यूज जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है तर्क संगत औषधि डिजाइन यानी कहां के लोगों को किस तरीके के की दवा की जरूरत है, उनके जेनेटिक्स के आधार पर हम निर्धारित कर पाएंगे। इसके अलावा मानव विकास कैसा हुआ, इसको हमें समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कैंसर के जीन, जो कि कैंसर जो दुनिया का सबसे खतरनाक रोग है, तो उसके जो जीन है यानी कि कैंसर कॉजिंग जो जीन होते हैं, कैंसर को उत्पन्न करने वाले जीनों को भी पहचान की जा सकेगी। तो ये सब फायदे हैं, ये 100% जो जीनोम को हमने समझा, इसके जो है ये सारे फायदे हैं। अब जैसा प्रोजेक्ट जो है वो जैसा प्रोजेक्ट ये विश्व स्तर पर शुरू किया गया था, वैसा ही एक प्रोजेक्ट जो है भारत के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने भी शुरू किया। भारत के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने कहा कि हम विश्व स्तर पर तो भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ, टीलोमियर टू टीलोमियर कंसोर्टियम हुआ, वो सब तो हो गया, लेकिन भारत में जो लोग पाए जाते हैं, हमारी भारत में बड़ी विविधता है, बड़ी डाइवर्सिटी है। ठीक है, नॉर्थ इंडियन जो है बिल्कुल साउथ इंडियन से अलग है, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन से अलग है। ठीक है, तो ये जो विविधता हमारे भारत देश में पाई जाती है, मानव विविधता पाई जाती है, ठीक है, ह्यूमन डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसको समझने के लिए भारत में भी एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिसमें हम भारत में जो भारत के लोगों में किस प्रकार के जीनोम मौजूद हैं, किस प्रकार के जीन मौजूद हैं, कौन सी आनुवांशिक बीमारियां ज्यादा होती हैं, कौन सी आनुवांशिक बीमारियां कम होती हैं, इन सब को समझने के लिए भारत के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका नाम रखा जीनोम इंडिया परियोजना, जिसमें लगभग 10,000 लोगों के आनुवांशिक नमूनों को लिया गया। 10,000 लोगों के, पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों के, ट्राइबल लोगों के, जो जनजातीय लोग हैं, उन सबके लगभग 10,000 लोगों के जो है वो हमने क्या लिए सैंपल्स लिए, डीएनए लिए, और उनको आपस में कंपेयर करके कि कौन सी समानताएं हम में पाई जाती हैं, कौन सी जेनेटिक असमानताएं, आनुवांशिक असमानताएं पाई जाती है, उसको हमने समझने का प्रयास किया और उसका एक बहुत बड़ा डेटा हमने बनाया। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट 27 फरवरी 2024 को कंप्लीट हो गया। भारत ने अपने दम पर भारत के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने भारत के लोगों का एक पूरा जीनोम मैप यानी कि जेनेटिक मैप तैयार कर लिया, और तैयार करके इस पूरे डेटा को तैयार कर लिया गया है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो रहस्य का खुलासा, जैसे ये न्यूज़पेपर में आया था द हिंदू में कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट और इसके 10,000 भारतीय जीनोम की सीक्वेंसिंग कर ली गई है। ठीक है, और इसका जो भी डेटा है, उस डेटा को 8 पेटाबाइट्स का डेटा जो है, ये विशाल डेटा सेट जो है वो फरीदाबाद स्थित भारतीय जैविक डेटा केंद्र में संग्रहित कर दिया गया है। मतलब जो हमने डेटा लिया था 10,000 लोगों
लोगों का, वो पूरा डेटा हमने कलेक्ट करके उसको कंपेयर करके उनमें समानताओं को कंपेयर करके और उसका पूरा डेटा हमने जो है इस संस्थान को यानी फरीदाबाद में स्थित भारतीय जैविक डेटा केंद्र में इसको स्टोर कर दिया है। अब किसी रिसर्चर को अगर पता करना है कि कौन सी बीमारियों के बारे में अध्ययन करना है, नॉर्थ इंडिया में कैसी बीमारियां, अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, साउथ इंडिया में कैसी अनुवांशिक बीमारियां होती है, उनको कैसे, उनका इलाज कैसे किया जाता है, इन सबको अगर समझने के लिए अगर जरूरत होगी इस डेटा की, तो वो जाएगा यहां से डेटा लेकर और उस पर अनुसंधान कर सकता है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत के लोगों का पूरा जेनेटिक डेटा हमारे पास अब आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो एक टेक्नोलॉजी पर जाते हैं। एक टेक्नोलॉजी है, काफी मशहूर है, जिसे डीएनए रिकॉम्बिनेशन या पुनः संयोग तकनीक के नाम से जाना जाता है। डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है या डीएनए रिकॉम्बिनेशन पुनः संयोग तकनीक कहा जाता है या डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें किया क्या जाता है, इसे समझिएगा बच्चों, कि अगर मान लीजिए कि एक जीव है, मान लीजिए कि एक जीव है, तो एक जीव का, मान लीजिए ये एक इंसान है, तो इंसान का जो डीएनए है बच्चों, इंसान का जो डीएनए है, अगर हम लोग, ठीक है, हम लोग मान लीजिए कि बैक्टीरिया के डीएनए के साथ, ठीक है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया दूसरा जीव है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो मौजूद डीएनए है उसके साथ अगर हम आपस में ज्वाइन कर दें, यानी कि आपस में क्या कर दें कि इसका जो डीएनए है, इंसान का जो डीएनए है उसको कट करके बच्चों, और इसके अंदर यानी कि अगर हम बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इसको मिला दें, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अगर हम बच्चों मिला दें, तो इस तरीके से ये जो नया कॉम्बो तैयार होगा, यानी बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन जीन को अगर हम डाल दिया जाए या ह्यूमन डीएनए को डाल दिया जाए, तो ये जो कॉम्बो तैयार होगा, ये नए प्रकार का कॉम्बो तैयार होगा, यानी जिसके एक नए प्रकार का जीव तैयार होगा जो कि जीन एडिटेड होगा, यानी जीन में एडिटिंग की जाएगी, यानी उसके अंदर बैक्टीरिया के भी जीन होंगे और साथ ही साथ इंसानों के भी जीन मौजूद होंगे। तो ये नए प्रकार का बच्चों जीव तैयार होगा, जिसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया का भी जीन होगा और इंसान का भी जीन होगा। तो इस तरीके की जो जीन एडिटिंग की जाती है, जिसमें हम दो अलग अलग जीवों के जीनों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, और नए प्रकार के जीनों का कॉम्बो, ठीक है, तैयार करते हैं, नए तरीके का कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, नए प्रकार का जीव तैयार करते हैं। इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी होती है, इसे डीएनए रिकॉम्बिनेशन या डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या बताया मैंने, फिर से समझ लीजिए। दो जीव, मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है इंसान का और बैक्टीरिया का। मैंने इंसान का जो डीएनए है या इंसान के जो जीन है उसको बैक्टीरिया के डीएनए या बैक्टीरिया के जीन के साथ ऐड कर दिया, ठीक है, कर दिया, तो इससे एक नए प्रकार का डीएनए कॉम्बो तैयार हुआ, जिसमें बैक्टीरिया का भी जीन मौजूद है और इंसान के भी जीन मौजूद हैं, ठीक है। एक नए प्रकार का जीन एडिटेड ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ, जिसमें बैक्टीरिया के भी जीन मौजूद है और इंसान के भी जीन मौजूद है। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन किया जाता है टेक्नोलॉजी की मदद से, इसे डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों इसके लिए करना क्या होता है, जीन को काटना होता है, जीन को जोड़ना होता है। तो मान लीजिए कि जीन को हमें किसी इंसान के जीन को काटना हुआ, तो इंसान का या किसी भी जानवर के जीन का या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को काटना होता है, तो उसके लिए बच्चों हम एक विशेष प्रकार की बायोलॉजिकल सीजर का यूज करते हैं। बायोलॉजिकल सीजर का यानी एक तरीके का वो मॉलिक्यूल होता है, एक बायोमॉलिक्यूल होता है, उसका यूज करते हैं, और उसे आजकल सबसे ज्यादा इसी का यूज कर रहे हैं, Cas9 प्रोटीन। तो एक Cas9 प्रोटीन एक बायोलॉजिकल सीजर कही जाती है, जैविक कैंची कही जाती है, एक तरीके का एक प्रोटीन होता है, एक तरीके का मॉलिक्यूल होता है जो डीएनए को अपनी जगह से कट कर देता है। तो हम लोग जब भी ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दो जीवों के जीन को आपस में ऐड करते हैं या जीनों को काटने का काम करते हैं या जोड़ने का काम करते हैं, तो हम काटने के लिए हमेशा Cas9 प्रोटीन का उपयोग करते हैं। ये Cas9 प्रोटीन एक जैविक कैंची के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है, एक जैविक कैंची की तरह से काम करता है, जो ऑर्गेनिज्म के जीनों को एक पर्टिकुलर पोजीशन से कट कर देता है। तो Cas9 प्रोटीन क्या है बच्चों, जैविक कैंची है जो जीन को काटने का काम करता है, और जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीव पर यानी दूसरे जीव के जीन पे जोड़ने का काम एक दूसरा मॉलिक्यूल करता है, जिसे डीएनए लाइगेज एंजाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम के नाम से
एंजाइम के नाम से जाना जाता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम के नाम से इसे जाना जाता है। ये क्या करता है, जीन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, एक तरीके से ये पेस्टर का काम करता है। तो जीन को कट करने का काम Cas9 प्रोटीन करता है जो जैविक कैंची कहलाता है, और जीन को इस जीन को कट कर दिया, अब यह जीन यहां पर जोड़ना है, तो इसको जोड़ने का काम एक दूसरा और मतलब प्रोटीन करता है, एक एंजाइम करता है, बायोमोलिक्यूल करता है, जिसे डीएनए लाइगेज एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों काटने का काम कोई करेगा और जोड़ने का काम कोई और करेगा, और इन दोनों को मिलाकर जो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ये काम किया जा रहा है आजकल, उसे हम लोग क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के नाम से इसे जानते हैं। तो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी बच्चों क्या है, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी जीन एडिटिंग का वो तरीका है या जीन एडिटिंग की वह टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जीन को कट करते हैं और जीन को किसी दूसरे जीव के जीनों के साथ जोड़ देते हैं। कट करने के लिए Cas9 प्रोटीन का उपयोग करते हैं जैविक कैंची के रूप में, और जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। तो ये क्रिस्पर Cas9 प्रोटीन आजकल जो है हर जगह पर इंसानों के जीनों को कट करके जोड़ने में यूज की जा रही है, दो अलग अलग जीवों के जीनों को आपस में जोड़ने के लिए, कट और जोड़ने के लिए यूज की जा रही है, पौधों के जीनों को आपस में जोड़ने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। तो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी काफी पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। क्रिस्पर का जो फुल फॉर्म है बच्चों, क्रिस्पर Cas9 का जो फुल फॉर्म है वो है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। तो क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैविक कैंची के तरीके से Cas9 प्रोटीन का प्रयोग करते हैं जीन को कट करने के लिए, डीएनए को कट करने के लिए, और डीएनए लाइगेज का हम लोग यूज करते हैं जीन को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये काम किया जाता है। ये क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी आज दुनिया में हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है, एवरीवेयर, मतलब कोई ऐसी दुनिया में जगह नहीं है जहां पर नहीं किया जा रहा है, चाहे जीन चिकित्सा हो, चाहे वो जीएम क्रॉप्स तैयार करनी हो, कहीं पर भी जीन को कट करके जीन एक जीव से दूसरे जीव में जीन को ऐड करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसी वजह से, क्योंकि एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन इसने ला दी बायोटेक्नोलॉजी में, इसी वजह से इसकी जो खोजकर्ता थी या इसको बनाने वाली जो वैज्ञानिक थी, दो वैज्ञानिक थी जिनका नाम था इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना, इन दोनों को 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया। तो इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को क्यों नोबेल प्राइज दिया, क्योंकि उन्होंने क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी को ढूंढा, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, और ये इसका उपयोग जो है बायोटेक्नोलॉजी में जीन एडिटिंग के लिए, जीन अभियांत्रिकी में यानी जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग में आज पूरी दुनिया में किया जा रहा है, ठीक है। तो इन्हें याद रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ टेक्नोलॉजी हैं जो कि जीन एडिटिंग के लिए यूज की जा रही हैं आजकल, जो कि जीन को कट करने, जीन को जोड़ने के लिए यूज की जा रही हैं, जिसमें से एक है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस SDN1 एंड SDN2, और दूसरी है जिंक फिंगर न्यूक्लियस ZFN, और एक है टैलेंस ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर एंड न्यूक्लियस डोमेन। तो इनका भी प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का प्रयोग बच्चों किया जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गई होगी कि इसमें दो अलग अलग जीवों के जीनों को आपस में हम क्या करते हैं, एक से एक जीव से जीन को कट करके दूसरे जीव के जीनों के साथ ऐड करके एक नए प्रकार का जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जीन एडिटेड जो है वो ऑर्गेनिजम्स तैयार करते हैं, जिनमें वो हर तरीके के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये काम किया जाता है। अब यहां पर बच्चों एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं इसका यूज कहां पर हो रहा है। तो जैसे बच्चों अब आपको पता है कि जीन से ही सारा का सारा जो कैरेक्टर होता है वो जीन पर ही डिपेंड करता है। ये तो बात आपको मैंने पहले बता ही दी कि हमारे शरीर में हर एक गुणधर्म किस पर डिसाइडेड होते हैं, जीन पर डिसाइडेड होते हैं, यानी जीन की वजह से ही हमारे शरीर के अंदर हर एक गुणधर्म के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बात तो आपको पता ही है। तो अगर हम एक जीन, हमारे शरीर का कोई जीन अगर हम बैक्टीरिया में डाल देंगे तो बैक्टीरिया के अंदर वो जीन वो गुण उत्पन्न कर देगा जो मेरे अंदर मौजूद था। सीधी सी बात है। तो वही काम यहां पर किया जाता है बच्चों। होता क्या है कि एक कोलाई एक मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आजकल हो क्या रहा है कि जो कोलाई बैक्टीरिया लिया जाता है, कोलाई बैक्टीरिया का एक विशेष डीएनए पाया जाता है कोलाई बैक्टीरिया में, जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते
लेते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे प्लाज्मिड कहा जाता है। तो बैक्टीरिया है ये, और इस बैक्टीरिया में एक विशेष डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। और ये जो प्लाज्मिड होता है, इसको बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो साइंटिस्ट होते हैं इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के से बाहर निकाल लेते हैं। तो उस पहले एक बैक्टीरिया लिया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर मौजूद जो एक सर्कुलर डीएनए होता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं, उस प्लाज्मिड को लिया जाता है, उस प्लाज्मिड को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया की सेल से बाहर निकाल लिया जाता है। और बैक्टीरिया की सेल से बाहर निकालकर बैक्टीरिया के इस डीएनए को, यानी इस प्लाज्मिड को, इस सर्कुलर डीएनए को एक पर्टिकुलर पोजीशन से कट कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ Cas9 प्रोटीन। तो Cas9 प्रोटीन की मदद से हमने डीएनए को, बैक्टीरिया के इस प्लाज्मिड को या सर्कुलर डीएनए को एक पर्टिकुलर पोजीशन से कट कर लिया, ये जगह खाली हो गई। अब क्या करते हैं, ह्यूमन सेल लेते हैं, ह्यूमन इंसान की कोशिका लेते हैं। अब इसमें इस मत आप चिल्लाने लगेगा कि सर इंसान की कोशिका ले लेंगे तो इंसान का क्या होगा? अरे बेटा, इतनी कोशिका नहीं लेते हैं, इंसान की कुछ सेल्स ले ली, उसके बाल से ले ली, एक बाल काट लिया, बाल में लाखों सेल्स मौजूद हैं, तो इंसान को कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसके बाल ले लिए, बाल से कुछ सेल्स निकाल ली, उन सेल्स से हमने क्या किया, जो भी जीन हमें चाहिए होता है, जो भी जीन चाहिए होता है, मान लीजिए कि ये इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन है, इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन है, यानी यही जीन जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, इंसुलिन हार्मोन को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो हमने एक इंसान की कोशिका ली, इंसान की कोशिका से इंसुलिन जीन ले लिया जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, यानी यही जीन की वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। हमने इंसुलिन जीन को अलग कर लिया, ये जो इंसुलिन जीन अलग हुआ, इस इंसुलिन जीन को हमने सेपरेट करके हमने क्या किया, जो हमने अभी यहाँ बैक्टीरिया का डीएनए काटा था ना Cas9 प्रोटीन से, जगह खाली हो गई थी, उसी पर जाकर ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया। तो यहां पर क्या हो गया, इंसान का इंसुलिन जीन ऐड कर दिया। किसकी मदद से ऐड किया बच्चों? डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से किया। तो डीएनए जो लाइगेज एंजाइम है उसकी मदद से हमने क्या किया कि बैक्टीरिया के जो सर्कुलर डीएनए था, प्लाज्मिड था, उसमें ह्यूमन जीन को ऐड कर दिया। अब ये नया कॉम्बो जो बन गया, इसमें क्या हो गया, इसमें इंसान का ह्यूमन जीन भी मौजूद है और ये जो है बैक्टीरिया के जीन भी मौजूद हैं। तो बैक्टीरिया का जीन हो गया, ह्यूमन का जीन हो गया, ठीक है। इसे ही हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। अब ये सारा काम कहां हो रहा है? लैब में हो रहा है। अब ये लैब में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर इसे वापस डाल देते हैं। ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था, इसको हम बैक्टीरिया के अंदर बच्चों क्या करते हैं, वापस डाल देते हैं। वापस डालने के बाद बैक्टीरिया को हम न्यूट्रिटिव मीडियम देते हैं, यानी कि इसको पोषक माध्यम देते हैं। बैक्टीरिया जो है, जैसे इसको पोषक माध्यम मिलता है, ये बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे ही एक बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बना, ये बैक्टीरिया अपने आप को क्या करता है, अपनी फोटोकॉपी तैयार करने लगता है, अपना क्लोन तैयार करने लगता है, बिल्कुल एग्जैक्ट फोटोकॉपी। अब जब एग्जैक्ट फोटोकॉपी तैयार करेगा तो इसके अंदर ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ये भी बिल्कुल एज इट इज जो है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेगा, और इस तरीके से क्या होगा, ये अपने बच्चे पैदा करना शुरू कर देगा। जब हम इसको न्यूट्रिटिव मीडियम यानी इसको पोषक माध्यम देंगे, पोषक माध्यम का मतलब ये होता है कि इसको जो खाकर ये बैक्टीरिया जिंदा रहता है, वो जब हम देंगे तो वो फिर रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कि ये क्या करेगा, जनन करेगा, और जब जनन करेगा तो अपने बच्चे पैदा करेगा। और इन सारे बच्चों में क्या होगा, इन सारे बच्चों में क्या होगा बच्चों, कि ये जो है वो ह्यूमन जीन वाला डीएनए मौजूद होगा, ह्यूमन जीन वाला, यानी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद होगा। अब क्या होगा बच्चों, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जीन से ही डिसाइड होता है सारा कैरेक्टर। अब क्योंकि सारे बैक्टीरिया के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मौजूद है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद है, यानी कि ह्यूमन जीन भी मौजूद है इसके अंदर, तो डेफिनेटली ये जितने भी बैक्टीरिया ये प्रोड्यूस करेगा सबके अंदर, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद है, यानी कि ह्यूमन जीन भी मौजूद है। तो ह्यूमन जीन किस चीज का मौजूद है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन मौजूद है। तो ये जितने भी बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर, सबके अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन मौजूद है। अब ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन मौजूद है, इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन सारे बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है। तो ये सारे बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे, यानी कि जीन से ही तो प्रोटीन बनता है। तो अगर सारे बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन जीन मौजूद है तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इंसुलिन जीन मौजूद होने की वजह से ये वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे, यानी इंसुलिन प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे।
और ये सारे के सारे जब इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तो इस इंसुलिन को निकाल कर और फिर दवा की बोतलों में इनको भर भर कर और इस इंसुलिन को हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे। और ये जो इंसुलिन होगा उन लोगों को जाएगा जो डायबिटीज के पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट जिनके शरीर में इंसुलिन नॉर्मल नहीं बनता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में ग्लूकोज का, इंसुलिन का काम क्या होता है बच्चों, इंसुलिन का काम, इंसुलिन जो हार्मोन होता है बच्चों, इंसुलिन हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन का काम क्या होता है, ये हार्मोन का काम होता है हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है ना, जो ग्लूकोज आप खाने से पहुंचता है, उस ग्लूकोज को ये कम करता है। ठीक है, तो किसी भी इंसान के अंदर अगर ये इंसुलिन हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। तो डायबिटीज में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ना, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसके शरीर में, उस पेशेंट के शरीर में इंसुलिन नहीं बन पा रहा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से बैक्टीरिया से प्रोड्यूस इंसुलिन जो बनता है फैक्ट्रियों के अंदर, ठीक है, ये लैब्स के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, इसी इंसुलिन को हम बोतल में भरकर उस पेशेंट को दे देते हैं जो डायबिटीज का पेशेंट होता है। डायबिटीज का पेशेंट उस इंसुलिन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। जब उसकी बॉडी में इंसुलिन अपने आप नहीं बन रहा होता है तो इस इंसुलिन को जब वो इंजेक्ट करता है तो ये इंसुलिन उसके ब्लड में घुलकर ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। तो ये उन लोगों के लिए जीवनदायक ये इंसुलिन हो जाता है जिनके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा होता है और इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, और ये बाहर से जो इंसुलिन लेना पड़ रहा है वो कौन बना रहा है, बैक्टीरिया बना रहा है। आप कह रहे हैं कि सर ये एग्जांपल है कि रियल में है, रियल में है मेरे प्यारे बच्चे। याद रखिएगा, दुनिया में ज्यादातर अब जो इंसुलिन प्रोड्यूस किया जा रहा है डायबिटीज पेशेंट की जान बचाने के लिए, उनके शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए, वो इसी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, इसी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया जा रहा है, जिसमें हम बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन इंसुलिन जीन को ऐड करके और फिर ऐसे बैक्टीरिया तैयार करते हैं, जीन एडिटेड बैक्टीरिया तैयार करते हैं जिनके अंदर ह्यूमन इंसुलिन जीन मौजूद होता है, और वो उनके अंदर से जो है वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करवाया जाता है, और फिर उस इंसुलिन हार्मोन को बोतलों में भर भर के जो है वो पेशेंट तक जो है पहुंचा दिया जाता है, और पेशेंट की जान बच जाती है। पेशेंट जो है वो स्वस्थ रहता है जब तक उस इंसुलिन का यूज करता है। तो ये काम हो रहा है बच्चों, मतलब ये बात आप मत सोचिएगा कि ये सब कहानियां बताई जा रही है, रियल में हो रहा है। मतलब आज जरा सोचो, इस बात को ही सोचकर मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज इंसानों की, कई जगह पर इंसानों की जान बचाने का काम जो है यही कर रहा है, मतलब कि हमारे बैक्टीरिया कर रहे हैं। बिल्कुल बात सही है। तो इसे ही डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और सिर्फ इंसुलिन ही नहीं बेटा, इंसुलिन ही नहीं, आजकल जो है जो लोग जो है वो बौनेपन के शिकार हो जाते हैं, यानी बचपन से ही पता चल जाता है कि वो उन्हें बौनापन हो जाएगा क्योंकि उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सही ढंग से नहीं निकलता है। तो उनको ग्रोथ हार्मोन, उनकी बॉडी में अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा तो वो, उनका शरीर ग्रो नहीं करेगा तो वो बौने रह जाएंगे। तो बौनेपन के इलाज के लिए अगर बचपन से पता हो जाए कि इंसान के साथ ये दिक्कत हो सकती है, ड्वार्फिज्म हो सकता है, बौनापन हो सकता है, तो उसको ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं। और ये जो ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं ये भी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार आजकल किए जा रहे हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है उसको भी जो है इसी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी इसमें, जैसे हुपिंग कफ वैक्सीन है, ये भी जो है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं जमता, जेनेटिक दिक्कत होती है, आनुवांशिक रूप से वो प्रोटीन ही नहीं बन पाता जो कि उनके शरीर के अंदर जो है रक्त का थक्का जमा दे। तो ऐसे पेशेंट को हीमोफिलिक पेशेंट कहते हैं। तो हीमोफिलिक पेशेंट में क्या होता है, रक्त का थक्का, यानी कि एक बार कट गया कहीं पर तो फिर वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। जैसे हम लोगों की 2-3 मिनट में रुक जाती है, उन लोगों की रुकती नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को हीमोफिलिक पेशेंट कहते हैं। क्यों नहीं रुकती है? क्योंकि वो प्रोटीन जो कि रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है, वो प्रोटीन उनके शरीर में बनता ही नहीं है, क्योंकि वो जीन ही खराब हो जाता है या उनके पूर्वजों से खराब रूप में मिलता है, जो कि वो उस प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इंसुलिन जीन बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करा रहे थे, वैसे ही डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से ये फैक्टर 8 नाम का प्रोटीन हम बनवाते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से, और इसे इंजेक्शन के जरिए उन पेशेंट को दे दिया जाता है जो हीमोफिलिक होते हैं, जिनकी बॉडी में नेचुरल तरीके से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, और फाइनली उनकी जान बच जाती है। तो बहुत सारी जगहों पर ये 2-3 जरूर याद रखिएगा, एक ये याद रखिएगा, एक ये याद रखिएगा, एक ये याद रखिएगा, एक ये
याद रखिएगा। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कैंसर ऑफ किडनी, इस तरीके के इंटरल्यूकिन और एथ्रोपोइटिन नाम की भी चीजें बनाई जाती हैं जो कि अलग अलग बीमारियों में यूज होती हैं, किसमें, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से अभी दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन बनाई गई है, यानी नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन बनाई गई है। भारत के जो भारत बायोटेक नाम की कंपनी है उसने बनाई है और इसका नाम रखा है इनकोवैक। तो दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन है इनकोवैक, जिसे भारत बायोटेक ने बच्चों बनाया है, और यह वैक्सीन भी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाई गई है। तो ये लेटेस्ट एग्जांपल हो गया। तो लेटेस्ट एग्जांपल हो गया कि ये जो वैक्सीन बनाई गई है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई है। ठीक है बच्चों, तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होती है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, ये बात मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बच्चों जीन चिकित्सा के बारे में, जीन थेरेपी के बारे में बात करते हैं। तो जीन चिकित्सा के बारे में अगर मैं बात करूं, जीन थेरेपी की बात करूं, तो बिल्कुल उसी तरीके से अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखो मैंने क्या बताया था कि हमारे शरीर के अंदर हमारे पूर्वजों से या तो ऐसे जीन मिलते हैं जो कि खराब होते हैं या बीमारू जीन होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी आनुवंशिक बीमारियां होती हैं। तो पहले इसका कोई इलाज संभव नहीं था, क्योंकि एक बार जीन खराब हो गया तो उसको जीन को बदला नहीं जा सकता था। लेकिन अब एक नई मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसे हम जीन चिकित्सा कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं, जिसमें हम जीन को भी बदल सकते हैं। अगर खराब जीन आपको पूर्वजों से मिला हुआ है तो उसको बदला जा सकता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किसी को मान लीजिए कि हीमोफीलिया हो गया है। अब उसके शरीर में हीमोफीलिया होकर हो गया है, इसका मतलब कि उसके शरीर में वो फैक्टर 8 नाम का प्रोटीन नहीं बन रहा है, इसी वजह से तो उसको हीमोफीलिया हुआ है। और वो प्रोटीन क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि वो जीन खराब है जो उसके शरीर में। और वो जीन खराब क्यों है, क्योंकि उसको अपने पूर्वजों से वैसा खराब जीन मिला हुआ है। तो पहले ये नहीं बदला जा सकता था, लेकिन अब बदला जा सकता है। मान लीजिए किसी को आनुवंशिक रूप से डायबिटीज है, तो मान लीजिए कि आनुवंशिक रूप से डायबिटीज है, तो इसका मतलब उसके, मान लीजिए ये एक इंसान है, उसको जो है आनुवंशिक रूप से डायबिटीज है, यानी कि उसके पूर्वजों में डायबिटीज थी और उसके पूर्वजों ने जो उसको जीन दिया अपने स्पर्म और ओवम की मदद से, शुक्राणु और अंडाणु की मदद से, वो जीन कैसा दिया, खराब जीन दिया, खराब जीन, यानी कि इंसुलिन को नहीं प्रोड्यूस करने वाला जीन दिया। तो ऐसा खराब जीन जब उसके शरीर में मिला तो उसकी बॉडी में भी अब इंसुलिन नहीं बन रहा है। अब इंसुलिन नहीं बन रहा है तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम नहीं हो रहा है और उसको डायबिटीज हो गई है। तो पहले इसका इलाज नहीं किया जा सकता था, पहले बस वही इलाज होता था कि इंसुलिन के इंजेक्शन वो खाने से के सुबह भी लगाए, दोपहर में भी लगाए, शाम को भी लगाए, यही एक कर सकता था, इस परमानेंट कोई इलाज नहीं था। अब क्या किया जा रहा है बच्चों कि अगर किसी इंसान के ये पता चल जाए कि उस इंसान के शरीर में कोई खराब जीन मौजूद है जिसकी वजह से उसे कोई बीमारी है, मान लीजिए हमें पता चल गया कि इसके अंदर इंसुलिन जीन खराब है और इसी वजह से ये इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है और इसको डायबिटीज हो गई है, तो अब क्या किया जा रहा है, वही डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की तरह हम लोग क्या करते हैं कि जो हेल्दी इंसान होता है, किसी हेल्दी इंसान को हम हायर करते हैं और उस हेल्दी इंसान जिसके अंदर जो है वो हेल्दी जीन मौजूद होता है, उसके शरीर से हेल्दी जीन लेते हैं, हेल्दी इंसुलिन जीन लेते हैं और उसको Cas9 प्रोटीन की मदद से उसकी कोशिका से हम हेल्दी इंसुलिन जीन को कट कर लेते हैं और इसके बाद यहां पर जो है, यहां पर जहां पर खराब जीन मौजूद था, इसको भी Cas9 प्रोटीन से कट करके बाहर कर देते हैं, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये खराब जीन है। और जो हेल्दी इंसान से हेल्दी जीन हमने लिया था, हेल्दी इंसुलिन जीन लिया था, उसको डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से हम यहां पर क्या करते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं। तो खराब जीन को बाहर कर दिया जाता है और हेल्दी जीन को ऐड कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, उसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, पूरी तरीके से हेल्दी हो जाती हैं। अब जब उसके शरीर की कोशिकाएं हेल्दी हो गई, यानी उसके अंदर हेल्दी जीन आ गया, तो अब इसकी कोशिकाएं भी इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगी और इसको परमानेंट जो है उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, यानी पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। तो ये काम किया जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जीन चिकित्सा के नाम से जानते हैं। यानी जहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, बीमार इंसान के शरीर में मौजूद उसकी कोशिकाओं में या उसके अंगों में मौजूद जो खराब जीन होते हैं, डैमेज जीन होते हैं, बीमारू जीन होते हैं, उनको हम निकाल कर बाहर कर देते हैं। उसकी जगह पर एक हेल्दी इंसान के हेल्दी जीनों को लेकर हम उसके जगह पर रिप्लेस कर देते
हैं। रिप्लेस करने से उसके जो बीमार आदमी रहता है उसके शरीर के अंदर जब स्वस्थ जीन पहुंच जाता है, तो उसके अंगों के अंदर जब स्वस्थ जीन अंगों की कोशिकाओं में स्वस्थ जीन पहुंच जाता है, तो फाइनली वो इंसान की का शरीर और उस इंसान की कोशिकाएं स्वस्थ तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं और वो इंसान भी स्वस्थ हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीन चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। अब फिर से आप वही चिंता करेंगे, सर इसका क्या होगा? कुछ नहीं बेटा, इसके अंदर से सिर्फ कुछ कोशिकाएं ली गई। हमारे शरीर के अंदर अरबों खरबों कोशिकाएं मौजूद हैं। इससे ये जो स्वस्थ इंसान था जिसे हमने जीन लिया, इससे कुछ कोशिकाएं ले ली, इसके बाल के टुकड़े से, इसकी स्किन से थोड़ा सा ले लिया, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, जीन चिकित्सा में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, जीन चिकित्सा में हम लोग क्या कर रहे हैं कि खराब जीनों को रिमूव कर दे रहे हैं और इंसान के शरीर के अंगों से शरीर के अंगों की कोशिकाओं से खराब जीन को निकाल देते हैं और अच्छे जीनों का प्रवेश करा के उसके शरीर के अंगों को स्वस्थ कर देते हैं, जिससे कि वो इंसान जो है नॉर्मल तरीके से अपनी चीजें प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, जो पहले नहीं कर पाता था, और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, जीन चिकित्सा बोल रहे हैं। तो जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी एक चिकित्सा तकनीक है जिसके जरिए आनुवंशिक सामग्री का इस्तेमाल करके बीमारियों का इलाज किया जाता है। यह तकनीक दवा और सर्जरी जैसी पारंपरिक उपचार विधियों के बजाय आनुवंशिक मेकअप को बदलकर काम करती है। जीन थेरेपी का इस्तेमाल जो है आनुवंशिक विकारों या कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जा रहा है। इस वक्त बच्चों बहुत सारा ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत पॉपुलर हो, मतलब जिसमें इसका यूज किया जा रहा है। जैसे अभी एक बच्चा है, इसका हैदराबाद का बच्चा था, इसका नाम अयांश था। यह अयांश नाम का बच्चे को एक विशेष प्रकार की बीमारी थी, जिसे हम लोग बोलते हैं कि एक विशेष प्रकार की इसको बीमारी थी, जिसके अंदर होता यह है कि इसकी मसल्स, इसके शरीर में वो जीन खराब था जो कि इसकी मसल्स और इसकी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है, उसको मजबूत करती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि वो जीन ही खराब था जो इसकी मसल्स मांसपेशियों को और इसकी तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ बनाता था। तो वो जीन खराब होने की वजह से क्या हुआ, इसके शरीर की जो मसल्स थी और इसकी जो तंत्रिका कोशिकाएं थी सही से नहीं बन पा रही थी, मजबूत नहीं बन पा रही थी, जिससे कि इसका ये न चल सकता था, न फिर सकता था, न, मतलब जब मसल्स ही खराब हैं, मांसपेशियां ही मजबूत नहीं है, तंत्रिका कोशिकाएं ही मजबूत नहीं है, तो ये न हिल पाएगा, न डुल पाएगा, न चल पाएगा, न फिर पाएगा। तो जिंदगी भर जो है ये बेड पर ही पड़ा रहता अगर इसका सही समय पर इलाज ना किया जाता, इसको सही समय पर जीन चिकित्सा ना की जाती। ठीक है, तो अयांश को एक विशेष प्रकार की बीमारी थी, ये हैदराबाद का बच्चा था, जिसको हम लोग स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं। इस बीमारी को का नाम क्या था, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ठीक है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ठीक है, एसएमए टाइप नाम की बीमारी थी, जिसकी में क्या होता है, मैंने क्या बताया, जीन खराब हो जाने की वजह से मसल्स यानी कि जो हमारे मांसपेशियों को मजबूत करती हैं, ऐसी प्रोटीन शरीर में नहीं बन पाते हैं जो मांसपेशियों को या तंत्रिका कोशिकाओं को मजबूत करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा हमेशा जो है मांसपेशियों के कमजोर होने की वजह से हमेशा या तो बेड पर पड़ा रहता है या कुछ दिनों के बाद इसकी मौत हो जाती। तो इसको एक विशेष प्रकार की जीन चिकित्सा दी गई, जिस जीन चिकित्सा का नाम था जोल्गेंसमा। इस जीन चिकित्सा का नाम क्या था बच्चों, जोल्गेंसमा। तो इस बच्चे को, हैदराबाद के बच्चे को जोल्गेंसमा नाम की जीन चिकित्सा दी गई, जिसकी मदद से इसकी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की जो बीमारी थी उसको ट्रीट किया गया और फाइनली ये बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रहा। ठीक है, तो जोल्गेंसमा नाम की ये जो जीन चिकित्सा है बच्चों, ये किसको दी गई, ये चिकित्सा दी गई अयांश नाम के बच्चे को, जिसको कौन सी बीमारी थी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, और ये पूरी तरीके से अब स्वस्थ हो गया, यानी कि इसके शरीर में जीन ही बदल दिया गया, यानी वो जीन जो खराब था उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब जो है इसके शरीर में सही से प्रोटीन बन रहा है, सही से वो प्रोटीन बन रहा है जो इसकी मसल्स को, इसकी जो मांसपेशियां हैं, इसकी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उनको सही तरीके से डेवलप करता है। तो फाइनली ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। लेकिन एक और चीज की वजह से ये काफी चर्चा में था, ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट, क्योंकि जोल्गेंसमा का जो एक इंजेक्शन था, ये जो ट्रीटमेंट था, इसमें जो पैसा खर्च हुआ था वो लगभग 16 करोड़ रुपए था, 16 करोड़ रुपए। तो इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे महंगा ट्रीटमेंट भी माना गया। तो
इस वजह से ये काफी मतलब एक तो ये था कि भारत में पहली बार जो है जॉलगनसमा थेरेपी दी गई, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के बच्चे को ट्रीट किया गया। एक तो ये था, और इसलिए भी मशहूर हुई, और दूसरा इसलिए भी मशहूर हुई कि ये बहुत महंगी मेडिसिन थी, यानी 16 करोड़ रुपए इसके ट्रीटमेंट में लगा। तो इसको जो है क्राउड फंडिंग वगैरह की मदद से इसको ट्रीट किया गया, लेकिन ये भारत में हो पाया, ये बहुत बड़ी बात थी। और जब भारत में हो पाया तो अब फ्यूचर में इसके सस्ता मतलब धीरे धीरे हम लोग जब बार बार इसका यूज करेंगे, नई टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है इसको जो है वो धीरे धीरे ये सस्ती हो जाएगी, और फिर आम बच्चों को भी ये इसका इलाज मिल पाएगा। लेकिन ये भारत में पहली बार हुई, ये एक बड़ी बात थी। इसके अलावा इस तरीके का और भी बहुत सारी बीमारियों का जो है ट्रीटमेंट जो है आजकल किया जा रहा है। जैसे लक्सटर्ना नाम का जो है ट्रीटमेंट जो है इनहेरिटेड रेटाइनल डिसीज को, जो अनुवांशिक रूप से अंधापन हो जाता है, यानी कि बचपन से ही जो लोग कुछ अंधे होते हैं, ठीक है, तो अनुवांशिक जो अंधापन होता है उसको ट्रीट करने के लिए लक्सटर्ना नाम की जीन चिकित्सा दी जा रही है। कैमरिया नाम की जीन चिकित्सा दी जा रही है एक तरीके के ब्लड कैंसर के लिए, ठीक है, ब्लड कैंसर के लिए इसको दिया जा रहा है। यस्कार्टा नाम की जो है वो जीन चिकित्सा दी जा रही है, ये भी एक तरीके के ब्लड कैंसर के लिए दी जा रही है, ठीक है, ब्लड कैंसर के लिए दी जा रही है। इसके अलावा जॉलगनसमा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा भारत में एक बड़ी पॉपुलर हुई है कार्टी सेल थेरेपी। तो ये जो कार्टी सेल थेरेपी है बच्चों, इसको भारत में पहली बार दिया गया है, भारत की में आईआईटी बॉम्बे ने, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, और साथ ही साथ जो है वो टाटा कैंसर संस्थान है मुंबई में, ठीक है, उन्होंने मिलकर जो है भारत में इस चिकित्सा को दिया है। ये उन पेशेंट को दी जाती है जो ब्लड कैंसर के मरीज होते हैं, जो सीवियर ब्लड कैंसर के पेशेंट होते हैं, तो उनकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ही इसके अंतर्गत मजबूत कर दिया जाता है जीन चिकित्सा की मदद से। उनके शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, जिसके लिए जिम्मेदार WBC होती है। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बनाता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं में ऐसे जीन का प्रवेश करा दिया जाता है जिससे कि हमारी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वो इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि वो कैंसर कोशिकाओं को दौड़ाकर मारती हैं, कैंसर कोशिकाओं को जो है दौड़ाकर उनके साथ चिपक जाती हैं और उनको मारकर खत्म कर देती हैं। तो इस जीन चिकित्सा में, जिसे कार्टी सेल जीन चिकित्सा कहा जाता है, इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट की बॉडी में मौजूद जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, WBCs होती हैं, उनके अंदर एक विशेष जीन जिसका नाम कार जीन होता है, ठीक है, कार जीन होता है जिसका नाम होता है चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जीन, डाल दिया जाता है, जिससे उसकी WBC बहुत मजबूत, बहुत पावरफुल हो जाती हैं, जो क्या करती हैं, कैंसर कोशिकाओं को बॉडी के अंदर खुद ढूंढ कर मारकर खत्म कर देती हैं, जिससे कि ब्लड कैंसर का मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। तो ये कार्टी सेल थेरेपी पहली बार जो है आईआईटी बॉम्बे और टाटा कैंसर संस्थान ने मिलकर पेशेंट को दी। दिल्ली के पेशेंट थे और वो पूरी तरीके से ट्रीट हो गए, पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए। तो इसकी भी अब आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर इसका भी काफी मतलब काफी जो है वो महंगा होता है। हाँ, महंगा है। पूरी दुनिया में इस ट्रीटमेंट को लगभग 42 लाख रुपए का ट्रीटमेंट होता है पूरी दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया में इसका जो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट पड़ता है वो 4 करोड़ रुपए पड़ता है, 4 करोड़ रुपए। लेकिन यहां पर सिर्फ 42 लाख में ये करके दिखाया गया। तो अब 4 करोड़ पूरी दुनिया में इसके ट्रीटमेंट का कॉस्ट है, भारत में सिर्फ 42 लाख में इसको करके दिखा दिया गया। और धीरे धीरे भारत में जिस तरह से प्रगति हो रही है, ये और सस्ता होने की संभावना है, ठीक है, तो ये किया गया। इसके अलावा इसी तरीके का कार्टी सेल थेरेपी जो है वो पहली बार सरकारी किसी हॉस्पिटल में दी गई, पीजीआई चंडीगढ़ में दी गई। पीजीआई चंडीगढ़ में पहली बार जो है इस तरीके की थेरेपी दी गई और वो भी पूरी तरह से सफल रही। इसके अलावा जो है अभी जो है वो बहुत सारी जीन थेरेपी अब मार्केट में आने वाली है। इंडिया जो है वो सिकल सेल एनीमिया में, जिसमें आरबीसी जो होती है वो ऐसे हम लोगों की जो नॉर्मल आरबीसी होती है ऐसे होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप ऐसे हो जाता है, जिससे बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो जिनके जेनेटिक कारण की वजह से, अनुवांशिक कारण की वजह से आरबीसी का शेप ऐसे ना होकर
इस रूप में हो जाता है, हंसिए के आकार का हो जाता है। किस आकार का हो जाता है बच्चों? हंसिए के आकार का हो जाता है, ठीक है, हंसिए के आकार का हो जाता है। और जब हंसिए के आकार का हो जाता है तो इससे इसकी बॉडी, इस पर एक प्रोटीन मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, वो कम हो जाता है और बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल का मतलब होता है हंसिए के आकार का। तो जब ब्लड की कमी हो जाती है तो इंसान को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। तो भारत में जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, साउथ इंडिया के कई ऐसे जगह हैं जहां पर सिकल सेल एनीमिया के बहुत सारे मरीज पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जेनेटिक्स में ही ऐसा मिला है, आनुवांशिक रूप से उनके पूर्वजों ने ही उनको ये बीमारी दे रखी है। तो इसकी वजह से बहुत मुश्किल दौर से उनके लोगों को गुजरना पड़ता है। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए जो है इंडिया जो है बहुत जल्दी जो है सिकल सेल डिसीज के लिए जीन चिकित्सा डेवलप कर रहा है, बहुत जल्दी जीन चिकित्सा डेवलप की जा रही है। इसके अलावा हीमोफीलिया, जैसा हीमोफीलिया मैंने बताया था ना, हीमोफीलिया बीमारी होती है, तो हीमोफीलिया के लिए भी जीन चिकित्सा जो है भारत में डेवलप किया जा रहा है। सीएमसी वेल्लोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर जो है, वहां पर जो है हीमोफीलिया के लिए जीन चिकित्सा जो है वो डेवलप की जा रही है और वो अंतिम चरण पे है। बहुत जल्दी हीमोफीलिया के जो रोगी होंगे उनके लिए जीन चिकित्सा डेवलप की जा रही है। इसके अलावा आईआईटी कानपुर ने अभी जो हेरिडिटरी जो है वो डिजीज, आई डिसीज, यानी कि हेरिडिटरी आई डिसीज का मतलब ये है कि जो आनुवांशिक रूप से जो अंधापन होता है उसके लिए आईआईटी कानपुर ने जो है वो जीन चिकित्सा डेवलप की है। और उसको जो है वो जीन चिकित्सा डेवलप करके उसको रिलायंस के साथ, रिलायंस कंपनी के साथ कोलेबोरेशन करके, रिलायंस लाइफ साइंसेस के साथ कोलेबोरेशन करके वो जो है वो इसको और भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो जीन चिकित्सा क्या होती है बच्चों, आजकल कहाँ यूज की जा रही है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बच्चों बता दी। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये जो जीन चिकित्सा है, ये जीन जो एडिटिंग है, ये सिर्फ आजकल जो है वो सिर्फ यहीं पर नहीं यूज की जा रही है कि बीमारियों को दूर करने के लिए। अब एक नया चलन भी शुरू आ गया। जैसे मान लीजिए कि किसी शरीर में, मैंने अभी जैसे बताया कि किसी को डायबिटीज हुई है, यानी कि उसके शरीर में इंसुलिन जीन खराब है, इसी वजह से उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से उसको डायबिटीज हो गई है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जीन चिकित्सा में इंसुलिन जो खराब जीन है उसको रिमूव कर दे रहे हैं और अच्छे जीन को, अच्छे हेल्दी जीन्स, हेल्दी इंसान से लेकर उसके अंदर मतलब रिप्लेस कर दे रहे हैं और वो इंसान स्वस्थ हो जा रहा है। ये तो नॉर्मल वाला हुआ। तो यहां पर जो जीन चिकित्सा है उसमें क्या किया जा रहा है बच्चों, जीन चिकित्सा में बीमारू जीनों को निकालकर कोशिकाओं से उनको बाहर कर दिया जा रहा है और अच्छे यानी स्वस्थ जीनों को लेकर जो है वो उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया जा रहा है, जिससे कि कोशिकाएं फिर से स्वस्थ हो जा रही हैं, इंसान फिर से स्वस्थ हो जा रहा है। ये चीज हो रही है जीन चिकित्सा में। लेकिन इसी चीज का जो है वो अब एक वृहद जो है वो उपयोग किया जा रहा है, अलग तरीके से उपयोग किया जा रहा है। कि मान लीजिए कि कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स है, उसको उनके घुंघराले बाल हैं, ठीक है, वो घुंघराले बाल हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बच्चा घुंघराले बालों वाला पैदा ना हो, उनका बच्चा जो है वो स्ट्रेट बालों वाला पैदा हो। कोई पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि मतलब उनकी ब्लू भूरी आंखें हैं, लेकिन वो चाहते हैं मेरा बच्चा ब्लू आईज वाला पैदा हो, ठीक है। तो आजकल क्या किया जा रहा है बच्चों, एक नई, यही जो जीन चिकित्सा है इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा रहा है और इसको अलग तरीके से यूज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि जैसे हस्बैंड वाइफ, ये ये मान लीजिए वाइफ हो गई और ये हस्बैंड हो गए। तो इन लोगों के जो ये मान लीजिए ये हस्बैंड हो गए, ये वाइफ हो गई, ठीक है, इनके बाल बना देता हूं, यही वाइफ मान लीजिए। तो अब इनका क्या किया जा रहा है बच्चों कि ये जैसे हस्बैंड ने अपना स्पर्म दिया, ठीक है, और जो वाइफ थी उन्होंने अपना ओवम दिया। हस्बैंड का स्पर्म और ओवम जो है लैब के अंदर इनको फर्टिलाइज कराया गया, यानी निषेचन, दोनों को फ्यूज कराया गया, दोनों निषेचित हो गए और इनके निषेचन से क्या बन गया, भ्रूण बन गया। अब इस भ्रूण के अंदर हम चाहें तो जो भ्रूण की कोशिकाएं हैं इसमें हम वो जीन डाल सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो मान लीजिए इनके घुंघराले बाल हैं, इनके घुंघराले बाल हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं इनका बच्चा स्ट्रेट बाल वाला हो। तो हम इस भ्रूण के अंदर जो मौजूद कोशिकाएं हैं उनमें इनके द्वारा दिए गए घुंघराले बालों वाले जीन को हम निकाल देंगे और स्ट्रेट बालों वाला किसी दूसरे स्ट्रेट बाल वाले इंसान के से जीन लेकर, उसकी कोशिकाओं से जीन लेकर इस भ्रूण के अंदर डाल देंगे। तो इनके घुंघराले बाल, इनके घुंघराले बाल, ठीक है, तो बच्चा भी घुंघराले बालों वाला होता है। लेकिन हमने क्या किया, जीन एडिटिंग की मदद से इनके घुंघराले बालों वाला जीन जो है निकाल दिया इस भ्रूण से और जो है वो स्ट्रेट बालों वाला जीन इसके अंदर, इस भ्रूण के अंदर डाल दिया,
ठीक है, स्टेट बालों वाला जो जीन था, जो स्टेट बालों के लिए रिस्पॉन्सिबल वाला जीन था, उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, या फिर इनकी भूरी आंखें, इनकी भूरी आंखें हैं, ये चाहते हैं बच्चा ब्लू आइज वाला हो, तो हमने ब्लू आइज वाला जीन किसी ब्लू आइज वाले इंसान से लेकर, मतलब उसकी कोशिकाओं से लेकर, और इनके भ्रूण, इस भ्रूण के अंदर मौजूद जो भूरी आंखों वाला जो जीन था उसको रिमूव कर दिया और ब्लू आइज वाला जीन इसके अंदर डाल दिया। अब इससे क्या होगा बच्चों की, हम जीन एडिटिंग की मदद से जो मनचाहा कैरेक्टर चाहें इस भ्रूण के अंदर, जो मन चाहे जीन चाहे इस भ्रूण के अंदर हम डाल सकते हैं, और इससे मनचाहा बच्चा, मनचाहा जो है व्यवहार का, मनचाहा जो है वो कह सकते हैं, मन चाहे वो देखने में, सुनने में, व्यवहार में, ठीक है, इंटेलिजेंसिया में, ठीक है, मन चाहा बच्चा हम पैदा कर सकते हैं, जैसा बच्चा हम चाहें, नीली आंखों वाला, भूरी आंखों वाला, स्ट्रेट बालों वाला, घुंघराले बालों वाला, ज्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है, बीमारियों से कई तरीके की बीमारियों से मुक्त, ठीक है, हम चाहें तो बचपन से भ्रूण के ही स्तर पर हम बीमारियों के जो जीन, अगर पेरेंट में कोई बीमारियां हैं तो उनको, उनके जीनों को हम भ्रूण में ही निकाल कर हटा दें और अच्छे जीनों का प्रवेश करा दें। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप किसी तरीके के बच्चे को पैदा कर सकते हैं जैसा आप बच्चा चाहें, ठीक है, जीन चिकित्सा की मदद से या जीन एडिटिंग की मदद से, जिसमें आप चाहें तो भूरी आंखों वाला, स्ट्रेट हेयर वाला, ठीक है, बीमारियों से मुक्त, ज्यादा इंटेलिजेंट, इस तरीके के बच्चे को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कहा जाता है, तो इस तरीके के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है डिजाइनर बेबी। क्या कहा जा रहा है बच्चों? डिजाइनर बेबी, काफी चर्चा में है। तो डिजाइनर बेबी, तो डिजाइनर बेबी क्या होते हैं बच्चों? डिजाइनर बेबी वो बेबीज होते हैं जिनको भ्रूणीय अवस्था में ही उनके जीनों में परिवर्तन करके नए गुणधर्मों वाले बच्चे को पैदा किया जाता है। यानी उनके पूर्वजों वाले तो जीन रहेंगे, लेकिन जो जीन वो बदलवाना चाहे उनके पूर्वजों से, तो वो जीन बदलवा सकते हैं जीन चिकित्सा या जीन एडिटिंग की मदद से, और ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हैं जैसा वो चाहें। ठीक है, जैसा चाहें। तो इस तरीके के जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? डिजाइनर में। डिजाइन करवाना, अपने हिसाब से डिजाइन करवा दीजिए। आपको कैसी आंखें चाहिए वैसी आंखें उसके अंदर आप डेवलप करा सकते हैं। कैसे हेयर चाहिए वैसे बाल उसके अंदर डेवलप करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसे डिजाइनर बेबी कहेंगे। तो क्या सर ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं बेटा, पॉसिबल हो गया। चाइना ने पहला अपना डिजाइनर बेबी तैयार कर लिया। चाइना ने बच्चों डिजाइनर बेबी तैयार कर लिया, जो है वो और उनका नाम है लुलू और नाना। ये दो बच्चे हैं, लुलू और नाना। ठीक है, दोनों अलग अलग बच्चे हैं। ये दुनिया के पहले डिजाइनर बेबी जो है वो तैयार हो गए हैं। ठीक है, और इसको वहां के एक साइंटिस्ट ही जियानकुई ने तैयार किया है। तो ही जियानकुई नाम के वैज्ञानिक ने वहां पर लुलू और नाना नाम के दो डिजाइनर बेबी तैयार कर दिए हैं। तो ये मत सोचिए कि बहुत बड़ी बात है, ये हो चुका और आगे होगा। तो इससे तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। हम जो पैसे वाले हैं वो पैसा, उनके बच्चे अच्छे होंगे, हमारे बच्चे खराब होंगे, मतलब हमारे बच्चे नॉर्मल होंगे। हाँ, ये सब समस्या है। इसी वजह से इस तरीके के डिजाइनर बेबी पर बैन करने की बात चल रही है, बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। लेकिन ये हो रहा है, ये हो चुका है, मतलब हो चुका है। तो डिजाइनर बेबी क्या है बच्चों? हम अनुवांशिक रूप से इसमें क्या करते हैं? जीन एडिटिंग करवाकर हम बच्चों के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो उन्हें और ये ऐसा होता कैसा है? जीन एडिटिंग की मदद से। कब की जाती है जीन एडिटिंग? भ्रूणी स्तर पर की जाती है, भ्रूणी स्तर पर किया जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों डिजाइनर बेबी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बच्चों बता दी। इसके बाद एक और टर्म आता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन ये एक नया टर्म, ये नया टर्म है और काफी पॉपुलर हो रहा है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन इसे कहा जाता है। अब ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस क्या होती है बच्चों? देखिए, इसमें होता क्या है कि ये जब कभी भी मान लीजिए एक इंसान है और ये इंसान जो है काफी बीमार है। क्यों बीमार है? क्योंकि इसका मान लो कोई अंग खराब हो गया है। तो मान लीजिए एक इंसान है, वो बीमार है क्योंकि इसका कोई अंग खराब हो गया है और इसको कोई अंग नहीं दे पा रहा है, इसको अंग मिल ही नहीं पा रहा है कि इसका अंग जो है वो खराब हो गया है। तो इस वजह से ये बिल्कुल मतलब अब इसको बचने का कोई चांस नहीं बच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आजकल क्या किया जा रहा है बच्चों कि आजकल हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे
जीव के, यानी कि मान लीजिए ये सूअर है, ठीक है, तो सूअर के जीन, सूअर के अंग को हम जो है इसके शरीर में डालकर जो है इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं और इसकी जान बचा लेते हैं। तो जान बचा लेते हैं, तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। यानी मनुष्य के शरीर के अंदर जब हम मनुष्य के शरीर के अंदर जब हम दूसरे जानवर के अंगों को ट्रांसप्लांट करते हैं और उसकी जान बचाते हैं, तो इसे जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं किया जाता है जैसा हम सोचते हैं, जैसा न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि सूअर का हृदय हमने इंसान के अंदर लगा दिया, सूअर का जो है किडनी हमने इंसान के अंदर लगा दी। वो ऐसे नहीं होता है, उसका तरीका अलग होता है। क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये जो सूअर होता है, इससे इसके स्पर्म और इसके ओवम की मदद से इसका भ्रूण तैयार किया जाता है। ठीक है, स्पर्म और ओवम की मदद से इसका क्या तैयार होता है बच्चों, भ्रूण तैयार होता है। फिर ये जो भ्रूण होता है, इसमें कुछ कैरेक्टर जो हैं वो देखो, इंसानों का और सुअर का, ठीक है, इंसान या सुअर या जिसे पिग कहते हैं, इनका जो है काफी कुछ जीन आपस में मैच खाते हैं, और मतलब काफी कुछ मैच खाते हैं, और कुछ जीन जो है वो नहीं मैच खाते हैं। तो जो जीन मैच खाते हैं सुअर और इंसान के बीच में, ठीक है, वो तो रहने दिया जाता है। जो इंसान के अंदर जीन मौजूद होते हैं लेकिन सुअर के अंदर नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग इस भ्रूण के अंदर ऐड कर देते हैं। मनुष्य के जीन जो कि सुअर में नहीं पाए जाते हैं, तो उसको हम ऐड कर देते हैं। और वो जीन जो कि सुअर में पाए जाते हैं लेकिन इंसान में काम के नहीं होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो जो जीन हम दोनों में सेम है, यानी इंसान और अब आप कहेंगे सर ऐसा होता है इंसान और सुअर के जीन सेम होते हैं? सेम नहीं, बहुत कुछ सेम होते हैं। सबसे करीबी अगर जानवरों में से कोई अगर आनुवांशिक रूप से सबसे करीबी जानवर इंसान के करीब है तो वो सुअर ही है। ठीक है, ये फैक्ट है। अब इसमें क्या करोगे, ये फैक्ट है। चिंपांजी वगैरह भी है, लेकिन ये भी सबसे करीबी, जेनेटिक रूप से, आनुवांशिक रूप से सबसे करीबी जो जीव है इंसान के, वो सुअर है। तो जो सुअर के अंदर या इंसान के अंदर समान जीन है, उनको तो वैसे ही रहने दिया जाएगा। कुछ ऐसे जीन जो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं लेकिन सुअर के अंदर नहीं पाए जाते हैं, उन जीन को ऐड कर दिया जाता है भ्रूण के अंदर जीन एडिटिंग की मदद से। और वो जीन जो कि सुअर में पाए जाते हैं लेकिन इंसान में नहीं किसी काम के हैं, तो उसको हम लोग निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो मनुष्य के जीन को ऐड कर देते हैं, सुअर के, मनुष्य के उन जीनों को जो कि मनुष्य में सिर्फ पाए जाते हैं उनको ऐड कर देते हैं, सुअर के जीन जो सिर्फ सुअर में पाए जाते हैं उसको निकाल देते हैं। यानी कुल मिलाकर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जीन एडिटिंग करते हैं। वही जीन एडिटिंग, मतलब वही तरीका, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। ठीक है, कट करना, जोड़ना, कट करना, जोड़ना। अब इस तरह से जीन एडिटिंग करके जो ये भ्रूण तैयार हुआ, इससे फिर जो बच्चा पैदा होगा, यानी कि ये जो सुअर का बच्चा पैदा होगा, ये सुअर का बच्चा जो पैदा होगा, अजीब लग रहा है ना कहते हुए, लेकिन वो बोल रहा हूं, तो ये जो बच्चा पैदा होगा ये पूरे तरह से जीन एडिटेड होगा, और इसमें वैसा ही अंग पाया जाएगा जैसा कि हम मनुष्य के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से, यानी बिल्कुल मनुष्य की तरह से। यानी क्योंकि हमने जीन एडिटिंग कर दी है ना, मनुष्य के जीन ऐड कर दिए हैं, सुअर के जीन निकाल दिए हैं। तो अब ये जो नया बच्चा इससे भ्रूण से बनेगा, इसमें अंग कैसे होंगे, बिल्कुल मनुष्य के अंग जैसे होंगे। और फिर इस अंग को हम क्या करते हैं, मनुष्य के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, इसको प्रत्यारोपित कर देते हैं। इसको फिर क्या किया जाता है, मनुष्य के अंदर क्या किया जाता है बच्चों, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। और जब इसको प्रत्यारोपण किया जाता है तो फिर ये इंसान क्या हो जाता है, पूरी तरीके से हेल्दी हो जाता है, यानी कि स्वस्थ हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है जेनो ट्रांसप्लांटेशन की। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन बच्चों ऐसा नहीं होता है जैसे हम लोग सोचते थे कि भैया उधर सुअर चला, एक लोगों का हृदय खराब होगा, हार्ट खराब हो गया, तो सुअर चला, पकड़ के उसका सुअर का दिल निकाल कर इसके अंदर डाल दिया। ऐसे नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत पैसा और बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सुअर के भ्रूण को जीन एडिटिंग करते हैं, बिल्कुल सुअर के भ्रूण को बिल्कुल को जीन एडिटिंग करके ऐसा बच्चा तैयार करते हैं सुअर का जो कि मनुष्य जैसे अंगों को उत्पादित कर पाए, और फिर उस अंग को हम प्रत्यारोपित करते हैं बीमार इंसान के शरीर में और उसको स्वस्थ कर देते हैं। तो इसे बोला जाता है बच्चों जेनो ट्रांसप्लांटेशन। तो इसमें काफी मशहूर हुआ है, अभी जो है दुनिया का पहला
हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, यानी सुअर का हार्ट इंसान के शरीर में लगाया गया है, और ये लगाया गया है मैरीलैंड मेडिकल स्कूल अमेरिका में जनवरी 7 2022 में 57 साल के डेविड बेनेट नाम के व्यक्ति के शरीर में। और ये फाइनली जो है वो 2 से 3 महीने तक स्वस्थ रहा। अब आप कहेंगे फिर मर गया तो क्या फायदा? अरे बेटा, ये भी शुरुआत किया है, अब धीरे धीरे जो दिक्कतें होंगी उनको हम दूर करते जाएंगे। वैसे भी ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत सारी बीमारियां रहती हैं, इनको एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो वो हृदय सही से काम किया, दूसरी किसी कॉज की वजह से उस इंसान की 3 महीने के बाद मौत हुई, लेकिन हृदय, जो सुअर का हृदय लगाया गया, वो काफी अच्छी तरीके से उसने काम किया, और अच्छी तरीके से काम किया। और अब उसमें जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको और रिकवर करके आगे हम और बेहतर तरीके से लोगों की जान बचा पाएंगे। ठीक है, तो दुनिया का पहला हृदय ट्रांसप्लांटेशन किया गया, सुअर का हृदय इंसान के शरीर में लगाया गया। इसी तरीके से अभी तक जो है हम लोग पिग का जो है हृदय ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, त्वचा ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, सुअर की किडनी जो है वो इंसान में लगा चुके हैं, हार्ट वॉल्स ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। इसके अलावा जो है कॉर्निया, यानी आंखों का जो कॉर्निया होता है उसको भी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, और भी कुछ ऊतक है उनको ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। एक्सॉन ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, उनको भी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, यानी कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं ना, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनको भी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, एक्सॉन ट्रैक्ट, ठीक है, तो इसको भी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। तो ये सब चीज, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जेनो ट्रांसप्लांटेशन के क्षेत्र में। तो बच्चों, ये सारी की सारी चीजें मैंने आज के लेक्चर में ये सारी की सारी चीजें बच्चों बताई, ठीक है। अब ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिसमें हम लोग जीएम क्रॉप्स वगैरह के बारे में भी बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर के अंदर। तो आज मुझे लगता है कि जो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझी होंगी, बहुत सारी नई जानकारियों के साथ आज आप जा रहे होंगे इस क्लास को कंप्लीट करके। तो बच्चों, इस क्लास को पढ़िए, ठीक है, नोट्स बनाइए, और साथ ही साथ जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।